हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों, बहुत रिसर्च करके हमारी टीम ने 16 अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन आए, चैप्टर नंबर, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, कोई भी चैप्टर हो, 1 2 कोई भी चैप्टर हो, सबको आइडेंटिफाई किया है। और यहाँ पे उसको एज अ आई, जहां जहां पे ऐसा आई, ऐसे का आई मार्क किया बेटा। ये पूरे नोट्स है बेटा, ऐसे 70 पेज के नोट्स मिलेंगे, लेकिन आपके बड़ी मुश्किल से, ठीक है, बस कुछ कुछ चीजों को हम लोगों ने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। कुछ कुछ चीजों को इंपॉर्टेंट मार्क किया जो हमको लगता है इंस्टीट्यूट ने पहले पूछा हो, जिसके आने के चांसेस है। इसके जो पहले 2 चैप्टर है, पूरे थ्योरी चैप्टर है बेटा। 1.5 घंटे के अंदर हम लोगों ने पूरी थ्योरी कवर कर ली। 1.5 घंटे के अंदर 16 अटेम्प्ट्स की पूरी थ्योरी कवर कर ली, 2 चैप्टर की। उसको करके जाना बेटा। इसके अलावा भी जहाँ-जहाँ हमने मार्किंग की है, वो भी एक बार ओवरव्यू करना, क्योंकि हमने चैप्टर्स बहुत अच्छे से देखे हैं, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी। लेकिन ये पहले जो 2 चैप्टर है, उसकी थ्योरी मुझे आपको देनी थी बेटा। साल में हम लोग कितना पोल्यूशन कम करने वाले, कितने कार्बन क्रेडिट हम लोग जमा करने वाले, तो आप उसको प्री सेल कर दो। सर्टिफिकेट मिलने के पहले ही बेच दो, उससे भी पैसे का इंतजाम हो सकता है। तो ये लोग बोल रहे हैं भैया इनोवेशन के बारे में आप बात करिए। फिर दूसरा, 3 फैक्टर्स के बारे में सोचिए हमेशा। आरसीसी, रिस्क। कोई भी फाइनेंसिंग उठा रहे हैं तो इसका कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कंपनी का रिस्कीनेस बढ़ेगा क्या, वो देखना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, डेट फाइनेंसिंग से रिस्क बढ़ता है। फिर सी स्टैंड फॉर कॉस्ट, डेफिनेटली वो तो इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, वो आपने देखना चाहिए। और सी स्टैंड फॉर कंट्रोल, क्या हमको डाइल्यूट करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, कंपनी के ऊपर हमारा शेयर होल्डिंग कंट्रोल छोड़ना पड़ रहा है क्या। तो दूसरी आप बात करेंगे 3 फैक्टर्स की। फिर उसके बाद में आप बात करेंगे कि भाई अल्टीमेटली जो सबसे पॉपुलर 2 कैटेगरीज है, डेट और इक्विटी, उसके बारे में आपको सोचना पड़ता है कितना डेट से लाओगे, कितना इक्विटी से लाओगे। डेट से ज्यादा लाओगे तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इक्विटी से ज्यादा लाओगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज हायर, और आपको कंट्रोल डाइल्यूट करना पड़ेगा। ये 3 बातें समझा दो, दैट्स इट। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के वक्त ये 3 बातों के बारे में सोचना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो सोर्सेज ऑफ फंड बेटा, जो बहुत नॉर्मल सोर्स ऑफ फंड है, उसके ऊपर कोई पूछने वाला। मैं आपको जो ऐसी चीज है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेशनल फंडिंग। आइए, इंटरनेशनल फंडिंग में एफडीआई हो सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, सीधा कंपनी में जाते, उनके मैनेजमेंट से बात करते और उनके शेयर्स खरीदते बेटा, उसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जनरली कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिया जाता है, या फिर एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, 25%, 30%, 50%, 60% शेयर्स खरीद जाते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। फिर जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया आते हैं और कैपिटल मार्केट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके खरीदी करते हैं, उसको बोलते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनके फंड्स होते हैं, धीरे धीरे करके लोग रिलायंस के शेयर्स जमा करेंगे, धीरे धीरे करके इन्फोसिस के शेयर्स जमा करेंगे, कैपिटल मार्केट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू, सीधा कंपनी के पास नहीं जाते। फिर एडीआर्स, एडीआर्स में क्या होता है, हम जा रहे हैं, जब इंडिया की कंपनी अमेरिकन कैपिटल मार्केट्स में जाके खुद को लिस्ट कराते और वहां से पैसा उठाते हैं, उसको एडीआर बोलते हैं, अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट। जीडीआर मतलब वापस अमेरिका नहीं, यूके, यूरोप, बाकी कंट्रीज में जाकर, अमेरिका के अलावा बाकी कंट्रीज में जाकर अगर आप आपके शेयर्स लिस्ट कराते हो, वहां से पैसा रेस करते हो, दैट इज जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट। तो एफडीआई एफआईआई में वो लोग हमारे देश में आए, और एडीआर जीडीआर में हम उनके देश में गए। एंजल फाइनेंसिंग क्या होती है दोस्तों, जो जो स्टार्टअप्स है, जो स्टार्टअप्स अभी बस जस्ट शुरू हुए, स्टार्टअप्स और बिजनेसेस जो अभी अभी जिनको बनाया गया है, इनके ऊपर किसी को विश्वास नहीं होता। बैंक इनकी फंडिंग करने के लिए रेडी नहीं होता, और जो वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं इतने छोटे मोटे चीजों में हम ध्यान नहीं देते। तो बहुत ही जो छोटे लेवल के स्टार्टअप है, जिनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, बड़े बड़े, अगर डेट फाइनेंसिंग चाहिए आपको तो बैंक के पास जाना पड़ता है, इक्विटी फाइनेंसिंग चाहिए तो आपको वेंचर कैपिटल के पास जाना पड़ता है, वो लोग इतने छोटे इस पे ध्यान नहीं देते। ऐसे केस में, ऐसे केस में एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, जो कि वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। वो आते हैं और कंपनी में पैसा लगाते हैं, क्योंकि वो भगवान का रूप है, उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाया है, इसलिए उनको एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। तो आप बिल्कुल समझाइए कि भाई सिचुएशन क्या है, ना बैंक से डेट मिलने के लिए तैयार है, ना वेंचर कैपिटल से आपको इक्विटी मिलने को तैयार है, और कैसे एक वेल्दी इंडिविजुअल आता है और मदद करता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसको हम लोग एंजल इन्वेस्टर फाइनेंसिंग बोलते हैं बेटा। आइए, अब इवोल्यूशन ऑफ एफएम की अगर हम लोग बात करें, तो पिछले 50 साल में एफएम
3 अलग-अलग फेजेस से गुजरा है, 2 फेज गुजर चुके हैं, 1 फेज अभी चल रहा है, ट्रेडिशनल फेज। पुराने जमाने में जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट डेवलप ही हो रहा था, तो लोगों ने इसका बोला वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑकेजनल ऑकेजनल इवेंट्स, जब कोई बहुत बड़े इवेंट हो रहे कंपनी में, तो वो ऑकेजन पे सिर्फ हमको फाइनेंस के बारे में सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। हम कोई टेक ओवर कर रहे हैं, मर्जर, डीमर्जर, लिक्विडेशन, एक्सपांशन, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो बाहर से आउटसाइडर्स, एक्सपर्ट्स को बुलाइए, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बुलाइए, जो एक्सपर्ट होते हैं बिजनेस को खरीदने में, बिजनेस को बेचने में, पैसा रेस करने में, पैसा रिलीज करने में एक्सपर्ट है, उनको बुलाकर काम करिए। वो ट्रेडिशनल फेज था, खत्म हो चुका है। फिर ट्रांजिशनल फेज, फिर लोगों को समझ में आया कि यार एफएम का नॉलेज यूज करके डे टू डे जो ऑपरेशंस है उसको भी बेहतर किया जा सकता है। कि भाई पैसा रेस करना है डे टू डे बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपको पैसा लगता है, कैसे बेस्ट जगह से पैसा लेके आना कम से कम खर्चे में, कैसे कहां पे बेस्ट जगह पे पैसा लगाना ज्यादा से ज्यादा रिटर्न में। ठीक है, तो बोले डे टू डे ऑपरेशंस को भी फाइनेंस का नॉलेज बेहतर कर सकता है, उसको ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं। और अभी चल रहा है मॉडर्न फेज। अरे भाई मॉडर्न फेज ये बोलता है कि आप फाइनेंस का नॉलेज बड़े लेवल पे यूज करो, अच्छे लेवल पे यूज करो, वैल्यू क्रिएशन के लिए यूज करो, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करो। क्यों ना उसका नॉलेज यूज करके शेयर्स की वैल्यू बढ़ाई जाए, उसका नॉलेज यूज करके, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जाए, बड़े बड़ी चीजें की जाए, नए एक्सपेंशन किए जाए, नए बिजनेस को लिया जाए, एक्विजिशंस किए जाए, और इसका ज्यादा यूज करो ओवरऑल वैल्यू क्रिएशन के लिए। वो मॉडर्न फेज है जो अभी चल रहा है। तो जो बोलते हैं ऑकेजनल बेसिस पे चले, वो ट्रेडिशनल फेज है। डे टू डे छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व करे, वो ट्रेडिशनल फेज है। और इसको इनोवेटिवली यूज करे बड़े लेवल पर बहुत सारी चीजें करने के लिए, वैल्यू क्रिएशन के लिए, एंटिटी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, वो हमारा मॉडर्न फेज है जो अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट है बेटा लॉन्ग टर्म फंक्शंस एंड डिसीजंस। कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अल्टीमेटली किस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं। तो 3 तरह के डिसीजंस है बेटा। सबसे पहले फाइनेंसिंग, कि भाई कितना पैसा हमको लगने वाला है बिजनेस करने के लिए, कितना पैसा लगेगा, कौन से सोर्सेस से ये पैसा आएगा, कब आएगा, क्या कॉस्ट पे आएगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे आएगा, कब इसको रीपे हमको करना पड़ेगा। ये सब सोचकर फिर हम देखते हैं कि भाई कैसे कॉस्ट कम से कम हो और कंपनी की रिस्क, कॉस्ट कम से कम हो, कंपनी की रिस्क मैनेज हो और कंट्रोल ना छूटे, हाथ से कंट्रोल ना छूटे। बेटा ऊपर 3 जो फैक्टर पड़े थे वही है, सोचने पड़ते हैं हमको। खास करके इंडिया से रेस करना, इंडिया के बाहर से रेस करना। इंडिया से बाहर से रेस करेंगे तो फॉरेन करेंसी की रिस्क आ जाएगी और डेट ज्यादा ना हो जाए, ये सब बातें सोचनी पड़ती है। फाइनेंसिंग डिसीजन। फिर इन्वेस्टमेंट, कौन से एरियाज में इकोनॉमी, कौन से सेक्टर्स में हमने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर सोचा पर्टिकुलर सेक्टर में हमने पैसा लगाना है, तो उसमें भी कौन से, बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, कौन से प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कौन से मशीनों पे हमने विश्वास करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में पैसा कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, कैपिटल बेटिंग टेक्निक यूज करनी पड़ती है, पे बैक पीरियड, एनपीवी मेथड, आईआरआर मेथड एंड सो ऑन। और तीसरा डिविडेंड डिसीजन, पैसा कमाने के बाद में, वंस यू अर्न मनी, पैसा कमाने के बाद में सोचना पड़ता है कि पैसा रिटेन करके खुद के पास कंपनी में रखना, कि पैसे को एज ए डिविडेंड बांटना। एप्पल जब तक स्टीव जॉब्स थे तो वो विश्वास करते कि भाई पैसा जितना रिटेन कर सकते करो, एंटरप्राइज वैल्यू बढ़ाओ, कंपनी की वैल्यू बढ़ाओ। कंपनी की वैल्यू बढ़ाओगे तो शेयर होल्डर्स को अपने आप फायदा हो जाएगा। लेकिन टिम कुक आए, टिम कुक आए और टिम कुक ने जम के डिविडेंड बांटना शुरू कर दिया, पेइंग मोर एंड मोर डिविडेंड। तो डिविडेंड डिसीजंस अलग अलग होते हैं, इसके एंटरप्राइज की ओवरऑल वैल्यू, कंपनी की ओवरऑल वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ता है, शेयर प्राइस पे इंपैक्ट पड़ता है। ये 3 तरह की एफआईडी, ये 3 मेजरली डिसीजंस होते हैं जो फाइनेंस में लिए जाते हैं। फिर बेटा आगे अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर किसी भी एंटिटी को अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव करना है, ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करनी है, ट्रू वैल्यूएशन अचीव करना है, तो उसको पैसे को तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, फाइनेंस के नॉलेज को यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो ध्यान देकर कहां से सोर्स, 3 बातें को वापस जिस लिखा बेटा, ताकि सोच समझ के पैसा रेस करे, सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करे, प्रोजेक्ट्स लगाए, मॉनिटरिंग करे, इनकम एक्सपेंस बराबर चल रहे हैं ना, जो ऐसा हमने सोचा वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे ये एग्जाम में पूछा हुआ है बेटा कि कुछ ऐसे टास्क बताइए, डेमोन्स्ट्रेट करिए। ठीक है, द बेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सम ऑफ द टास्क।
एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन से चीजों का ख्याल रखा जाता है, कौन से टास्क किए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, 2 बातें बैलेंस शीट की है, ठीक है, आपकी 4 बातें पीएनएल की है और 1 बात कैश फ्लो स्टेटमेंट की है। तो ऐसे आप याद रखिए, बैलेंस शीट की 1 बात है सबसे पहले फिक्स एसेट रिलेटेड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखा जाता है कहीं हम ओवर इन्वेस्टिंग, बहुत ज्यादा पैसा, जरूरत से ज्यादा पैसा तो नहीं लगा दे रहे हमारे फिक्स एसेट्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इससे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, वो देखिए। दूसरा, हमारे पास में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल कम होना भी अच्छा नहीं होता, ज्यादा होना भी अच्छा नहीं होता। क्या हमारे पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है, क्या एफिशिएंट तरीके से हम काम कर रहे हैं क्या, ठीक है, कम से कम कैपिटल में काम कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल, वो देखना। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है ये वो सोचता है, फिक्स एसेट के बारे में सोचता है, वर्किंग कैपिटल के बारे में सोचता है, ठीक है। आइए पीएनएल, वो देखता है कि कंपनी ने क्या सोचा था, कितने सेल्स होंगे, क्या रेवेन्यू टारगेट्स थे, इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा कि नहीं, कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा कि नहीं, वो सोचते हैं। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर खर्चे कितने हो रहे, खर्चे कितने हो रहे, कितने किस तरह के अलग अलग खर्चे हो रहे, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर रहे हैं कि नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहे हैं कि नहीं। फिर आपके जनरल एडमिन एक्सपेंस कितने हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, नेट प्रॉफिट को कम तो नहीं कर दे रहे, वो देखना। फिर किस तरीके से प्लानिंग करें कि हम टैक्स को मिनिमाइज कर सके। तो पीएनएल में रेवेन्यू की चिंता करता है फाइनेंस मैनेजर, ग्रॉस प्रॉफिट की चिंता करता है, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस की चिंता करता है, टैक्स की चिंता करता है, कैश फ्लो में चिंता करता है कि भाई कैश फ्लो, आपका कैश इनफ्लो, आपका कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो बैलेंसिंग होना, एक में को मैच कर रहे ना, इसकी भी चिंता करता है भाई बंदा। सही है। फिर हम बात करते हैं, बहुत ही फेमस है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेटा। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये ट्रेडिशनल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये ट्रेडिशनली ऑब्जेक्टिव रहा है एफएम का, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है, काफी सालों तक इसी को ऑब्जेक्टिव मान के ये पूरा सब्जेक्ट डेवलप किया गया। लेकिन फिर ये रियलाइज किया कि नहीं, सिर्फ प्रॉफिट, और इसका मतलब ये है सिंपल कि एफएम का नॉलेज पूरा इसलिए यूज होना चाहिए ताकि एंटिटी का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कर सके, सिर्फ पूरा ध्यान प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे लगाना चाहिए। लेकिन फिर सालों के बाद में लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये इतना अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? इसके 4 रीजन है। सबसे पहला, वेग, प्रॉफिट एक वेग है। जब प्रॉफिट की बात करें, कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग प्रॉफिट हो सकता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बहुत ज्यादा करके आप ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा दो और नेट प्रॉफिट कम हो जाए। तो प्रॉफिट की अगर आप बात करें तो एग्जैक्टली कौन से प्रॉफिट की आप बात कर रहे हैं, बिफोर डिप्रिसिएशन, आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड सो ऑन, तो वेग हो गया। फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स, यहां पर भी चीजें थोड़ी सी वेग हो गई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम है रिस्क। भाई प्रॉफिट है लेकिन आप रिस्क कितने ले रहे हो? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डजंट कंसीडर रिस्क इन्वॉल्व। कितनी रिस्क लिए जा रहे हो? कहीं बहुत रिस्की प्रोजेक्ट कर लिए और वो बैकफायर कर लिए तो जितना प्रॉफिट कमाया था सब खत्म हो जाएगा, तो रिस्क कंसीडर नहीं करता। टाइमिंग ऑफ द प्रॉफिट कंसीडर नहीं करता। भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, लेकिन अगर आपको 10 साल बाद प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, कैश फ्लो मिल रहे हैं, तो ये प्रॉफिट किस काम के? भाई रीजनेबल टाइम में मिलने चाहिए, कुछ सालों में मिलने चाहिए। टाइमिंग कंसीडर नहीं करता प्रॉफिट्स के, कैश फ्लो के टाइमिंग कंसीडर नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद में एथिक्स, भाई प्रॉफिट कमाओ लेकिन सोसाइटी का भी तो ख्याल रखना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई चीज होती है, एथिक्स भी तो कोई चीज होती है। सोसाइटी का ख्याल रखो, वर्कर्स का ख्याल रखो, अपने कस्टमर्स का ख्याल रखो, इसके बारे में भी तो सोचो, ठीक है। तो वेग है, रिस्क का ख्याल नहीं रखता, टाइमिंग का ख्याल नहीं रखता, एथिक्स का ख्याल नहीं रखता बेटा। आई बेटा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो लोगों ने फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यस, वैल्यू क्रिएशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लोगों ने बोला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत नैरो सोच है, बहुत छोटी सोच है। तो मॉडर्न फाइनेंस के साथ उन्होंने बोला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दो। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या? तो उन्होंने बोला भाई वेल्थ मतलब होता है एंटिटी को कितना कैश इनफ्लो आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस कितना कैश आउटफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू आप निकालिए। जो डिफरेंस बच जाता है वो उनकी वेल्थ है। तो पूरा जो फोकस है आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से वो लेकर आए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे लाइए। और वेल्थ मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। यहां पे बोले अपना गोल चेंज करिए। मतलब क्या चेंज हो रहा है गोल में? अगर आपको शेयर्स की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, एंटिटी की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, मार्केट प्राइस ज्यादा से ज्यादा लाना है, तो आपको सबसे पहले
कैश फ्लो पे आना पड़ेगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को छोड़ना पड़ेगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में टाइमिंग कंसिडर नहीं किया जाता। दूसरा, आपको कैश इनफ्लो देखनी है, साथ में ये भी देखना कितना कैश आउटफ्लो है। सिर्फ रेवेन्यू आते जा रहा है, उससे सेंस नहीं बनता। प्रॉफिट, आपका रेवेन्यू भी देखना है और कॉस्ट भी देखना है। बहुत से लोग ये ध्यान नहीं रखते कॉस्ट कितना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग है इसलिए उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट यूज करो। तो इनका कहना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर जब चीजें बदली तो किस तरीके से चेंज आया, लोग प्रॉफिट से छोड़कर कैश फ्लो पे आए, लोग सिर्फ रेवेन्यू को छोड़कर रेवेन्यू के साथ कॉस्ट कितना है वो भी कंसिडर करिए, और टाइम वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट को यूज करिए। अगर आपको मैक्सिमाइज करिए तो आप बताइए कि कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्रॉब्लम थे, वेल्थ के ऊपर आए। वेल्थ मतलब क्या होता है बताइए, कैसे फोकस शिफ्ट हुआ तीन चीजों में, उसके बारे में बात करिए। यहाँ पे शेयर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज, अगर शेयर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो ध्यान रखना पड़ता है अभी कितनी अर्निंग है, फ्यूचर में कितनी अर्निंग रहेगी, वो कमाई कब होगी। एज अ फाइनेंस मैनेजर कि भाई अर्निंग्स कब कब होने वाली है, अर्निंग्स कितनी होने वाली है, कब कब होने वाली है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है बिजनेस में, कैसे उसको कम से कम कर सकते हैं, और कमाने के बाद क्या करेंगे, कितना रिटेन करेंगे, कितना डिविडेंड बांटेंगे। इन सब बातों के बारे में सोचा जाता है जब हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन सब का इंपैक्ट, अर्निंग बढ़ेगी तो वेल्थ बढ़ेगी, टाइमिंग जल्दी होगा तो वेल्थ बढ़ेगी, रिस्क कम होगी तो डिस्काउंटिंग रेट कम होगा, वेल्थ बढ़ेगी, डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से भी वेल्थ पे इंपैक्ट है। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग ये। चलिए बेटा आगे आइए, अगर हम लोग आगे आते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं वापस डिफरेंशिएट किया हुआ है। ये भी एग्जाम पूछा बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमेशन, वेल्थ मैक्सिमेशन, दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग है। एक प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है, एक वेल्थ को बढ़ाना चाहता है। एक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लाना चाहता है, एक ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को लाना चाहता है। भाई प्रॉफिट मैक्सिमेशन के फायदे क्या है, इसको, ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है, ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। और जैसे आप डिसीजन लेते हो आपको क्लियर कट दिखता है, इनकम एक्सपेंस बढ़ी कम हुई, प्रॉफिट बढ़ा कम हुआ, एकदम साफ साफ आपको नजर आता है। लेकिन इसके प्रॉब्लम बहुत सारे, बस शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और हम जो पढ़ के बेटा वो रिपीट आप कर सकते हो। वेग कॉन्सेप्ट है, रिस्क को कंसिडर नहीं करता, टाइमिंग को कंसिडर नहीं करता, ठीक है, और सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट है उसको कंसिडर नहीं करता। फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलता है लॉन्ग टर्म आप सोचिए, लॉन्ग टर्म सोचिए, कितना आप लॉन्ग टर्म सोचिए, आप कितना कैश फ्लो जनरेट करने वाले हो उसके ऊपर फोकस करिए। आप ये कैश फ्लो जनरेट करने के लिए कितनी रिस्क उठा रहे हो उसके उसके टाइमिंग के ऊपर सोचिए, उसके रिस्क के बारे में सोचिए, प्रेजेंट वैल्यू के बारे में सोचिए। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजों पे फोकस लेकर आ रहा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और शेयर वैल्यू इंक्रीज करने के बारे में बात कर रहे हैं। अब डिसएडवांटेज तो हमने बोल दिया, इसके भी डिसएडवांटेज है। भाई ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, आप कोई भी डिसीजन लो इमीडिएटली शेयर प्राइस बढ़ेगा ऐसा देखने को नहीं मिलता। एकदम डायरेक्ट अभी डिसीजन लिया और कल शेयर प्राइस बढ़ गया, हम डिसीजन लेते हैं लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो कभी कभी तो ये प्रॉब्लम है कि इमीडिएटली इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देखने को मिलता है, क्लियर कट रिलेशन नहीं होता, प्राइस क्यों बढ़ी समझ में नहीं आता, हमारे डिसीजन से बढ़ी कि मार्केट कंडीशन से बढ़ी। ये जो मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है यार, एंग्शियस हो जाता है यार, क्या है यार ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तुम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो इसमें भी अपने चैलेंजेस है। पहले हमने वेल्थ वेल्थ बोल तो दिया, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस है बेटा। चलिए नेक्स्ट है बेटा कि रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। भाई जो बंदा फाइनेंस का काम संभाल रहा है, जो बंदा फाइनेंस का काम संभाल रहा है बेटा, ठीक है, बदलते जमाने में डायनामिक, उस वी लिव इन अ प्लेस जहाँ पे कंटिन्यूसली चीजें बदल रही है, तो उसका रोल क्या है। सबसे पहले कंपनी के, देखो एक फ्लो में बता रहा हूं बेटा, कंपनी के पास एग्जिस्टिंग कितना पैसा है, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, एग्जिस्टिंग हमारे पास में कितना पैसा, कितना हमारे पास में पैसा है, कितना डेट है हमारे ऊपर, क्या रेट से हम लोग पैसा कमा रहे हैं, कितना हम लोग उसमें से सेव कर पा रहे हैं, कुछ सालों में हमारे पास में कितना कॉर्पस होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, और फिर प्लानिंग किए पैसे का हम क्या कर सकते हैं। तो अभी क्या स्टेटस है, फाइनेंशियल एनालिसिस और प्लानिंग करना। उसके बाद में सोचना हमको नए बिजनेस में जाना है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, भाई पैसा एक्सपांशन में लगाना है, नए बिजनेस में लगाना है। पैसे अगर कम पड़ेंगे तो नया पैसा रेस करना है, तो फाइनेंशियल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कितना पैसा हमको लगेगा, कितनी फाइनेंसिंग करवानी पड़ेगी, कहाँ से वो फाइनेंसिंग आएगी, क्या स्ट्रक्चर होगा कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके बारे में सोचना। फिर पैसा कमाने के बाद में मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, शॉर्ट टर्म कहाँ पे लगना, लॉन्ग टर्म कहाँ पे रखना, डिविडेंड बांटना कि नहीं बांटना, और ये सब करते वक्त कैसे कंपनी के रिस्क को मैनेज किया जाए, काबू में रखा जाए। तो एग्जिस्टिंग कितना पैसा है, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। फिर उसके बाद में
दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। फिर उसके बाद आपके फाइनेंशियल एनालिसिस और प्लानिंग, फिर उसके बाद में पैसा कहाँ कहाँ पे आप लगाना चाहते हो, पैसा लगेगा तो कहाँ से रेस करेंगे, फिर मैनेजिंग आपके कितना फाइनेंशियल रिसोर्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखो ये फ्लो में अगर याद रखोगे अभी कितना है और कितना लगाना है, कहाँ से आएगा पैसा, कमाने के बाद क्या करेंगे, उसका कैसे मैनेज करेंगे, और इन सब में रिस्क कैसे किया जाए मैनेज बेटा, ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बात बनेगी। आगे बेटा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, जब कंपनी की सिचुएशन ऐसी है कि इनके खर्चे ज़्यादा है और इनकम कम है, मतलब उन पे प्रेशर है, दैट इज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, एक्सपेंसेस आर मोर एंड इनकम इज लेस, और बेहतर अगर हम बोलेंगे कैश आउटफ्लोज आर मोर एंड कैश इनफ्लोज आर लेस, उसको बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस चल रहा है। अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस लंबे समय तक चलेगा तो उनका कैश बैलेंस खत्म हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बैलेंस खत्म हो जाएगा, अब उनको एसेट बेच बेच के पैसे जुटाने पड़ेंगे। अगर और भी चलता रहा तो अल्टीमेटली फिर उनको इंसॉल्वेंट बन जाएंगे वो, कि अब बिजनेस हम नहीं चला पा रहे, अब हमारी लाइबिलिटीज आर मोर देन अवर एसेट्स, चलो बिजनेस बंद करके लोगों को जितना पैसा बनता है पे कर दे। अब बताइए फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होता है, अगर वो चलेगा तो किस तरीके से चीजें कम होती है, एसेट बेचने पड़ते हैं, और ज्यादा चलेगा तो कैसे इंसॉल्वेंसी होती है। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, उसका कनेक्शन क्या है इंसॉल्वेंसी के साथ में, वो बताइए। एजेंसी प्रॉब्लम, अगर हम एक प्रोप्राइटर की बात करें, पार्टनरशिप फर्म की बात करें, तो प्रोप्राइटर पार्टनर्स खुद बिजनेस को चलाते हैं, खुद बिजनेस का फाइनेंस मैनेज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपनीज कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं तो पैसा लगाने वाले शेयर होल्डर्स है और उसको चलाने वाले मैनेजर्स है। पैसा लगाया किसने है और मैनेज करने वाले दोनों अलग अलग लोग हैं। अब दोनों के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं। शेयर होल्डर बोलते हैं हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर की प्राइस बढ़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिलना चाहिए, रिटर्न इंक्रीज होना चाहिए। जबकि ये जो मैनेजर्स है इनकी सोच अलग चल सकती है, ठीक है। हो सकता है कि कोई सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाने के पीछे चल रहा है, या फिर हो सकता है कोई बोलता है यार मुझे कमाई, मुझे पूरे बेनिफिट मिलने चाहिए। हो सकता है कोई सिर्फ प्रोडक्ट कोई बहुत बेहतर बनाने में जा रहा है। मतलब शेयर होल्डर क्या चाहते हैं और ये क्या चाहते हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, इसको एजेंसी प्रॉब्लम बोलते हैं। व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट शेयर होल्डर वांट, उनके क्या गोल है, और जो मैनेजर्स है उन्होंने क्या सोच के रखा, उनके क्या गोल है, जब वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस इन इंटरेस्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एजेंसी प्रॉब्लम। अब एजेंसी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए कॉस्ट इनकर करने पड़ते हैं, एडिशनल कॉस्ट इनकर करने पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं एजेंसी कॉस्ट। मतलब जैसे यहां पे दोस्तों बॉम्ब्स, अलग अलग तरह के कॉस्ट, बॉम्ब्स करके आप, बी स्टैंड फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। मैनेजर्स के साथ में बॉन्डिंग करने के लिए, उनके साथ में एक अच्छा म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करने के लिए, ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, और टू डेवलप अ गुड बॉन्ड बिटवीन देम, एक अच्छा टॉकिंग रिलेशनशिप हो, उनको उस तरह की फैसिलिटीज देनी पड़ती है, उनको गारंटी देनी पड़ती है, भाई चिंता ना करे, आपका रेवेन्यू कम भी हुआ तो इतना तुमको पेमेंट मिलेगा ही। तो बॉन्डिंग करने के लिए खर्चे बढ़ जाते हैं, हमने लाया था बिजनेस करने के लिए लेकिन बॉन्डिंग के खर्चे बढ़ गए। अपॉर्चुनिटी, बहुत सी बार अगर जब मैनेजर अपॉर्चुनिटी को बराबर यूज नहीं करे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है, अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हैं, ठीक है। तो मैनेजर लाने की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, एडिशनल कॉस्ट। ये नया जो कॉन्सेप्ट लेकर आया कि पैसा हम लगाएंगे मैनेज तुम करोगे, इससे एडिशनल कॉस्ट का क्या रहा है, बॉन्डिंग कॉस्ट आ गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया, मॉनिटरिंग कॉस्ट। इनका काम देखने के लिए, इनका काम देखने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट करवा, मतलब ऑडिटर्स को रखा हुआ है, मैनेजमेंट ऑडिट हो रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है, इंटरनल ऑडिट हो रहा है, दुनिया भर के ऑडिट्स हो रहे हैं। कंसल्टेंट को रखा है कि देखो ये लोग बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मॉनिटरिंग की कॉस्ट पड़ रही है, स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, भाई इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाए, कॉम्पनसेशन स्कीम्स बनाए जा रहे हैं कि भाई अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो तुमको बोनस मिलेगा, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तुमको और मिलेगा। अभी एलॉन मस्क, $1 ट्रिलियन मिलेंगे एलॉन मस्क को अगर उसने टेस्ला की वैल्यू 10 ट्रिलियन के आसपास लेके चला गया। तो अगर टेस्ला की वैल्यू 10, तो 1 ट्रिलियन देना पड़ेगा। अरे भाई बहुत बड़ी बात है, 1 ट्रिलियन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट आ रही है बेटा। तो आपको बताना है
एजेंसी का कॉन्सेप्ट, आपको सब बताना है प्रॉब्लम क्या है, और उसकी वजह से एडिशनल कॉस्ट, बॉम्ब्स, बॉम्ब्स वाली कॉस्ट आ रही है, कैसे इसको एड्रेस किया जाए। देखिए, आपके पैसा, डेट वाले लोग, डेट से भी पैसा रेस किया जाता है, ठीक है, डेट से भी पैसा रेस किया जाता है। डेट वाले कैसे इंश्योर करेंगे कि मैनेजर्स बराबर काम कर रहे हैं और जो डेट वाले लोग हैं उनका ख्याल रख रहे हैं। तो इसमें सबसे जो डेट अग्रीमेंट्स है, जिन लोगों ने लोन दिया है, जो लोग डेट दे रहे हैं, वो मैनेजर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं, मैनेजर्स को काबू में कैसे रखते हैं। तो जो डेट अग्रीमेंट्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे निगेटिव कॉन्वेनेंट्स डाले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई इतने, इससे ज्यादा तुम बोरिंग नहीं ले पाओगे, लिमिट डाल दी, लिमिट डाल दी भाई। भाई अग्रीमेंट में बहुत सारी बातें लिखी रहती है कि भाई इसके ऊपर बोरिंग नहीं ले पाओगे, तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग कम से कम इतनी होनी चाहिए, तुम्हारे पास में इतने करंट एसेट होने ही चाहिए, इतना बैलेंस तुमको मेंटेन करना ही करना पड़ेगा, ताकि जो जिन लोगों ने डेट का पैसा दिया है, जो फाइनेंसर्स है, ठीक है, वो अपनी क्रेडिट रिस्क मैनेज करे, क्रेडिट रिस्क मैनेज करे, और क्रेडिट रिस्क मैनेज करने के साथ साथ में इंश्योर करे। ये जो टर्म्स है, ये जो निगेटिव कॉन्फिडेंस डालना हर जगह यूज होता है। एग्जिस्टिंग हमने कहीं पे लोन देके रखा है, रिस्क मैनेज करते वक्त ये निगेटिव चीज डाल सकते हैं। नया लोन लेने के लिए कोई आया है, वहां पे इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकते हैं। बहुत सी बार डिस्ट्रेस कंपनी आती है, डिस्ट्रेस कंपनी पैसा उठाने के लिए आती है, वहां पे डाल सकते हैं। तो निगेटिव कॉन्फिडेंस डालना, बहुत स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस डालना, एग्जिस्टिंग लोन्स में होता है, नए लोन्स में आता है, डिस्ट्रेस कंपनी तो उनमें आता है। तो डेट वाले लोग बराबर मैनेजर को हैंडल करते, टैकल करते। वैसे ही शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स कब नहीं है, शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया तो वो भी पूरी कोशिश करते कि उनके जो इंटरेस्ट है, उनके गोल्स और मैनेजर्स के गोल एक रहे। वो किस तरीके से करते, भाई प्रॉफिट अचीव करो, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो भाई डेट वाले लोग भी मैनेजर से अपना काम करवाते हैं और शेयर होल्डर भी मैनेजर से अपना काम करवाते हैं। कराने के तरीके दोनों के अलग अलग है, दोनों के तरीके अलग अलग है। एक लोन अग्रीमेंट के थ्रू चलते हैं, एक आपके कॉम्पनसेशन पे ध्यान दे देके कि भाई प्रॉफिट लिंक्ड कॉम्पनसेशन, प्रॉफिट लिंक ESOP एंड सो ऑन, इससे चलते हैं। इमर्जिंग इश्यूज, अभी इस समय में CFO के सामने क्या क्या नए नए तरह के इश्यूज, चैलेंजेस आ रहे हैं। देखो, पहले 4 पॉइंट फ्लो में सबसे बड़ा लॉ, आजकल लॉ रूल्स रेगुलेशन बहुत कुछ बोलते हैं फाइनेंस के बारे में। आप कहां से पैसा रेस कर सकते हो, कितना पैसा रेस कर सकते हो, ग्रुप कंपनी से कितना रह सकते हो, देश से कितना कर सकते हो, देश के बाहर कितना रख सकते हो, फेमा लग जाता है। तो भाई पैसा लगाते वक्त आप सब्सिडी में कितना लगा सकते हो, ग्रुप में कितना लगा सकते हो, ठीक है, उसमें भी रूल्स रेगुलेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, इमर्जिंग चैलेंजेस से नए नए लॉ रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, जो जिसका इंप्लीकेशन फाइनेंस पे, उसका नॉलेज रखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। उससे छोटा है ग्लोबलाइजेशन। भाई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। तो CFO को उसका नॉलेज रखना पड़ता है, भाई किस तरीके से चीजें चलती है, हम अगर कभी हमारे कंपनी को जरूरत पड़े तो उसको पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, रैपिड तरीके से ऑटोमेशन हो रहा है, आपके काम करने के तरीके में चेंजेस आ रहे हैं, अकाउंटिंग के तरीके में चेंजेस आ रहे हैं। जो आपका जो कैश कलेक्शन और पेमेंट है, उसमें कैश कलेक्शन, कलेक्शन और पेमेंट की जो टेक्नोलॉजी है, उसका नॉलेज होना चाहिए CFO को। उसके बाद रिस्क, ठीक है भाई, जो भी चीजें करो रिस्क को मैनेज करो। आप फाइनेंसिंग करो तो भी रिस्क को मैनेज करो, ऑपरेशंस के अंदर आप फाइनेंशियल चीजें लेकर आ रहे हो तो भी रिस्क मैनेज करो। तो क्या चैलेंजेस है, क्या क्या इमर्जिंग इश्यूज है, सबसे बड़ा लॉ चेंजेस हो रहे हैं, उसका ख्याल रखो। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसका नॉलेज रखो। टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसका कैश इनफ्लो आउटफ्लो पे इंपैक्ट है, उसका नॉलेज रखो। रिस्क, ठीक है, काबू में रखो। अब ये 4 बातें बेटा, स्टार बातें। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत सारे लोग कंपनी पे डिपेंडेंट है, उनसे पैसों का लेन देन चलता रहता है। हम सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं, हम कस्टमर्स को रिफंड करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। जो स्टेक होल्डर्स है, कैसे इंश्योर करें कि भाई स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करते हैं, शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, सबका इंटरेस्ट हम प्रोटेक्ट करके चले। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट दिमाग में रखना है फाइनेंस मैनेज करते वक्त। स्ट्रैटेजी, क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि कंपनी की वैल्यू बढ़े, उसके बारे में सोचना पड़ता है। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, खुद बिजनेस करके आगे बढ़ेंगे, एक्विजिशंस करके आगे बढ़ेंगे, सोचना पड़ता है CFO को। देन ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस मॉडल्स बदल रहे हैं, पहले बल्क में बेचते थे,
फिर रिटेल में बेचने लगे, ऑनलाइन बेचने लगे, दूसरों के थ्रू बेचने लगे, दूसरों के साइट के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे बिजनेस मॉडल्स में। ठीक है, अभी आपके जो क्विक कॉमर्स है उसमें बेचने लगे। टी स्टैंड फॉर टैलेंट एंड कैपेबिलिटी, कंटिन्यूस बेस पे खुद की और खुद की टीम का कॉम्पिटेंस स्किल अपग्रेड करते रहना पड़ता है बदलते जमाने को मैनेज करने के लिए। देन आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी टू इंश्योर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दुनिया भर की रिपोर्ट जो बनती है आपके स्टॉक एक्सचेंज के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, वो ट्रांसपेरेंट बने, रिलायबल बने। तो भाई साहब ये सीएफओ को इतनी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, इतने सारी चीजों का, 4 एक फ्लो में है और बाकियों के लिए मैंने एक स्टार। बेटा कम से कम 50-60% तो लिखना पड़ेगा ना, तो मैं आपको याद रखने का तरीका भी हमेशा हमेशा बताऊंगा। चलिए चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी देखते हैं बेटा। इसमें सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई इक्विटी शेयर कैपिटल का सबसे बड़ा एडवांटेज है ये परमानेंट फाइनेंस है। एक बार पैसा आया जब तक कंपनी चलेगी तब तक चलता रहता है, वापस देने की जरूरत नहीं होती। नो नीड टू गिव इट बैक। आपका फाइनेंशियल बेस बहुत स्ट्रांग करता है। फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग मतलब आप और फाइनेंस रेस करने, अगर अगर आपके पास में इक्विटी बहुत ज्यादा है तो आपको बेटा डेट रेस करने में आसानी होती है। जिसका इक्विटी कैपिटल ज्यादा होता है मतलब उसकी लॉस बियर करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। लोग ऐसी कंपनी पे ज्यादा विश्वास करते हैं, इनको लोन ज्यादा देते हैं। तो अरे वाह, इक्विटी आया तो डेट और ज्यादा उठा पाओगे। डिविडेंड पे करना कोई कंपल्शन नहीं है, जब चाहे तब आप पे कर सकते हो, नहीं पे कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास में। बहुत प्यारा है बेटा, आपका परमानेंट हो जाता है फाइनेंस, आपका बेस इंप्रूव होता है, फाइनेंस आप ज्यादा उठा सकते हो, फ्लेक्सिबल भी है। आप और पैसा चाहिए तो इनसे उठा सकते हो, इनको राइट इशू दे दो। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको आप और ऑफर दे सकते हो, भाई अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कंपनी में मजा आ रहा है, आपको कंपनी को देख अच्छा लग रहा है, तो हम आपको राइट इशू ऑफर कर रहे हैं, और पैसा लगा दो। तो इन्हीं लोगों से और पैसा रेस करना भी आसान है। तो लॉट ऑफ बेनिफिट्स विद इक्विटी शेयर कैपिटल। डिसएडवांटेज भी है कुछ? यस, डिसएडवांटेज है। इन्वेस्टर्स इक्विटी को बहुत रिस्की मानते हैं। उनके लिए ये इट्स वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वो लोग एक्सपेक्ट भी ज्यादा करते हैं। कॉस्ट भी ज्यादा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा है इक्विटी में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है। इक्विटी शेयर जितने इशू करोगे ईपीएस कम होते जाएगा, इट विल डाइल्यूट ईपीएस। और इक्विटी जितने ज्यादा इशू करते रहोगे आपकी शेयर होल्डिंग कम होगी, कंट्रोल कम होगा, आपके वोटिंग पावर्स कम हो जाएंगे, इसके भी चांसेस है। तो बेटा डिसएडवांटेज है तो कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज। आइए बेटा, हम लोग बहुत चुन चुन के जो पिछले 16 अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आए हैं, प्लस जो हमको लगता है कि आ सकते हैं, उनको हम सिलेक्ट कर, उनको हम कर रहे हैं बेटा। आइए, अलग अलग तरह के आपके प्रेफरेंसेस कौन से होते हैं? आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस मतलब जहां पे इस साल प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो आपका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहेगा और पूरा मिलेगा, कंपनी को पूरा एक्यूमुलेट करके देना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब किसी साल अगर प्रॉफिट नहीं था, डिविडेंड पे नहीं हुआ, तो फिर अगले साल वो मिलने वाला नहीं है, नॉन क्यूमुलेटिव। रिडीमेबल, जो कुछ साल के बाद पैसा लौटाना पड़ेगा। पार्टिसिपेटिंग 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 प्रेफरेंशियल मतलब प्रॉफिट में से आप जब प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दो, उसके बाद इक्विटी डिविडेंड पे कर दो, उसके बाद जो बचेगा उसका कुछ परसेंटेज उनको मिलेगा, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉफिट के अंदर, इन शेयरिंग द प्रॉफिट्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब बस एक फिक्स डिविडेंड मिलेगा और सरप्लस में से कुछ नहीं मिलेगा। कन्वर्टिबल मतलब उनके पास में कन्वर्टिबल प्रेफरेंशियल मतलब वो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने प्रेफरेंशियल का पैसा। ठीक है, क्या एडवांटेज है? भाई बिंदास प्रेफरेंशियल इशू करो, एडवांटेज है आपका ईपीएस डाइल्यूट नहीं होता, आपके वोटिंग राइट्स कम नहीं होते, ना ईपीएस डाइल्यूट होगा ना वोटिंग राइट्स कम होंगे। ठीक है, आप जब पैसे आप रिडीम करो, जब आपको पैसों की जरूरत पूरी हो गई आप बिल्कुल उसको रिडीम कर सकते हैं, रिडीमेबल होते हैं। लिवरेज इफेक्ट पैदा करते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं लिवरेज चैप्टर के अंदर। अगर आप डेट या प्रेफरेंस शेयर्स लेते हो, डेट या प्रेफरेंस जहाँ पे फिक्स्ड पेमेंट होते हैं, तो एक लीवरेज इफेक्ट क्रिएट करते हैं, आपका ईपीएस बहुत तेजी से ग्रो करता है, ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? डिविडेंड का टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता, बेनिफिट नहीं है। ठीक है, आपको बहुत सी बार डिविडेंड एक्यूमुलेट कर करके एक साथ बहुत सारा पेमेंट करना पड़ता है। और इक्विटी डिविडेंड आप
कम पे कर पाते हो, बाद में पे करते हो बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बेचारे इक्विटी को कम पैसा मिलता है, लेट पैसा मिलता है। दोस्तों आइए, मैंने दोस्तों मार्क किया है जहां जहां पे हमने आई लिखा हुआ है, आई, वो आईसीआई में पूछा हुआ है बेटा, वो तो हम कवर कर रहे हैं। उसके अलावा एक कदम आगे जाके और भी चीजें कवर कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। जो डिबेंचर आगे जाके कन्वर्ट नहीं होने, जहां पे रिडेम्पशन के वक्त सीधा कैश पे करना है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल। रिडेम्पशन का डायरेक्ट पैसे कैश दिया जाएगा, नॉन कन्वर्टिबल। फुल्ली कन्वर्टिबल, रिडेम्पशन के वक्त, ठीक है, रिडेम्पशन के वक्त पूरी तरीके से इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से, आपके डिबेंचर इक्विटी बन जाएंगे, फुल्ली कन्वर्टिबल। पार्शियल कन्वर्टिबल, रिडेम्पशन के वक्त थोड़ा इक्विटी में कन्वर्ट होगा और थोड़े के लिए कैश मिलेगा, थोड़ा इक्विटी थोड़ा कैश। तो रिडेम्पशन के वक्त क्या होगा, अगर सिर्फ पैसे मिल रहे तो नॉन कन्वर्टिबल, सिर्फ शेयर मिल रहे तो फुल्ली कन्वर्टिबल, थोड़ा ये थोड़ा वो मिल रहा है तो पार्टली कन्वर्टिबल। और कितने अलग अलग तरह के डिबेंचर, बेरर। बेरर डिबेंचर बहुत सिंपल, जिसके हाथ में डिबेंचर है वो उसका मालिक है, ऐसा मान लिया जाएगा। जिसके हाथ में डिबेंचर, जिस फिजिकल पोजीशन जिसके पास है वो उसका मालिक है। रजिस्टर्ड डिबेंचर, मालिक कौन है डिबेंचर का, ये डिपेंड करता है कि भाई रजिस्टर के अंदर किसका नाम लिखा हुआ है। रजिस्टर के अंदर जिसका नाम लिखा हुआ है दैट ही इज द होल्डर ऑफ द डिबेंचर, उसी को मालिक माना जाएगा, इंटरेस्ट उसी को पे किया जाएगा। मॉर्गेज डिबेंचर, कंपनी ने पैसा उठाया है, मॉर्गेज डिबेंचर पैसा उठाया और बदले में अगर कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी दी हुई है, कोई आपने एसेट दिया हुआ है एज ए सिक्योरिटी, तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज डिबेंचर। जनरली लैंड एंड बिल्डिंग ही होता है। नेकेड डिबेंचर मतलब अनसिक्योर्ड, पैसा उठाया लेकिन बदले में सिक्योरिटी में कुछ नहीं दिया, अनसिक्योर्ड है, नो स्पेसिफिक चार्ज, तो उसको नेकेड डिबेंचर, सिंपल डिबेंचर बोलते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर मतलब कुछ सालों के बाद में आपको पे करना पड़ेगा। नॉन रिडीमेबल मतलब कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, जितने साल चली कंपनी उतने साल चलेंगे। बहुत रेयर है लेकिन आज के डेट में भी कुछ एंटिटीज हैं जहां पे नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स है। बेटा ये एमसीक्यू में, टाइप्स में, थ्योरी में बहुत सिंपल सा, आपको मतलब पता होना चाहिए। आपको मतलब पता है, आपने मोटा मोटी थोड़ा आप सोचेंगे, ठीक है, पोजीशन के बारे में, ओनरशिप के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, तो टाइप्स अपने आप निकल के आएंगे। क्या एडवांटेज डिबेंचर का, अरे भाई लो कॉस्ट, बहुत ही कम खर्चा है, क्योंकि इसमें रिस्क कम है, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन कम है, तो लो कॉस्ट, कॉस्ट बहुत कम है, आपकी कोई ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती है। इन्फ्लेशन का एडवांटेज है, आप तो इंटरेस्ट पे कर रहे हो एक रेट के हिसाब से, ठीक है, लेकिन वो जो आप जो पे कर रहे हो उसकी वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आप अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो 100 रुपए का, एक साल आज भी 100 रुपए का, एक साल बाद भी 100 रुपए का, 5 साल के बाद भी 100 रुपए का, 5 साल के बाद में 100 रुपए की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, इट हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। तो इन्फ्लेशन की वजह से आपको रिपेमेंट, रियल कॉस्ट जो रिपेमेंट की वो सस्ती पड़ जाती है, एडवांटेज ये भी। डिसएडवांटेज, भाई कमिटमेंट सर पे आ गया, इतना देना ही पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ऐसा करना ही पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्वेनेंट्स रिस्ट्रिक्टिव होते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतना लोन नहीं ले सकते। जितना आप डेट लेते हो उतनी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ती है, उतने फ्लक्चुएशंस बढ़ते हैं, लीवरेज में पड़ते बैठे। और एक साथ बहुत सारा मैच्योरिटी पे पेमेंट आ जाएगा, लार्ज रीपेमेंट एट मैच्योरिटी। बहुत सिंपल सिंपल है बेटा, एडवांटेज डिसएडवांटेज इक्विटी के, प्रेफरेंस के, डिबेंचर के। आइए, बॉन्ड अलग अलग होते हैं। कॉलेबल बॉन्ड्स, देखो बॉन्ड में दो पार्टी है, एक कंपनी जो बॉन्ड इशू कर रही है और एक इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है। कॉलेबल बॉन्ड, ठीक है, अगर इशूअर के पास में कॉलेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड मतलब कंपनी के पॉइंट में सोचो बेटा, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए 5 साल के लिए। कॉलेबल बॉन्ड मतलब वो कभी भी डिबेंचर को कॉल बैक कर सकते हैं और पैसा लौटा सकते हैं, दे हैव ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन है मैच्योरिटी के पहले कभी भी डिबेंचर को वापस बुलाओ, डिबेंचर वापस बुलाओ और उनको पैसा दे दो, दैट इज कॉलेबल। इश्यूअर जब चाहे तब पैसा लौटा सकता है। पुटेबल, इन्वेस्टर जब चाहे तब पैसा मांग सकता है। कॉलेबल मतलब हम कॉल कर सकते हैं, पुटेबल मतलब वो पुट कर सकता है, लेके जाते हैं डिबेंचर। जब इश्यूअर के पास में राइट है तो वो कॉलेबल है, ऑप्शन है तो कॉलेबल बॉन्ड है। उनके पास जब राइट है, ऑप्शन है, तो उनको पुटेबल बॉन्ड।
फिर अलग अलग और फॉरेन करेंसी आपके कन्वर्टेबल बॉन्ड है, एफसीसी भी बहुत फेमस है बेटा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो जब आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को बोलते हैं आइए, ठीक है, आइए पैसा दीजिए, हम फॉरेन इन्वेस्टर्स से पैसा उठा रहे, डॉलर में पैसा उठा रहे, फॉरेन करेंसी में पैसा उठा रहे, ठीक है, और सामने वाले को बोल रहे हैं कि आप अगर चाहो तो रिडेम्पशन के वक्त आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्टेबल टू इक्विटी, अगर आप चाहो तो आपके पास ऑप्शन है इक्विटी में कन्वर्ट कर देना। इतना बड़ा मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, तो इंटरेस्ट रेट कम होता है। एफसीसीबी के अंदर, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर, साल के टेन्योर के एंड में राइट दिया जाता है सामने वाले को कि आप डिबेंचर के बदले इक्विटी शेयर ले लेना। इतना बड़ा एडवांटेज देना, उसके बदले में हम उनको बोलते हैं भाई इंटरेस्ट कम चार्ज करो, तो इंटरेस्ट वो कम चार्ज करते हैं, बहुत बढ़िया, हम खुश क्योंकि इंटरेस्ट कम है, वो खुश क्योंकि उसको इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे, हो सकता है इक्विटी के शेयर की प्राइस बहुत बढ़ जाए। प्लेन वैनिला बॉन्ड, प्लेन वैनिला बॉन्ड मतलब क्या? वैनिला बॉन्ड मतलब सिंपल, एकदम सिंपल बॉन्ड, एकदम सिंपल, पैसा उठाया है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। प्लेन वैनिला बॉन्ड मतलब सिंपल शेयर, हमने डिबेंचर इशू किया, हो सकता है इशू के वक्त डिस्काउंट हो या डिस्काउंट हो के चांसेस है, और जनरली जो होता है, और उसके बाद में हम सिंपल इंटरेस्ट पे करें, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहे। प्लेन वैनिला बॉन्ड, जो सिंपल सादे बॉन्ड होते हैं उसको प्लेन वैनिला बॉन्ड बोलते हैं। कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट, फ्लोटिंग रेट नोट, इसमें क्या होता है बेटा? फ्लोटिंग रेट नोट में सबसे पहले तो फ्लोटिंग रेट नोट क्या होता है? ये एक प्रकार से डिबेंचर होता है जिसमें इंटरेस्ट रेट रीसेट होता है जनरली हर 6 महीने में। मतलब मार्केट रेट अगर बढ़ गया तो रेट बढ़ जाएगा, मार्केट रेट कम हो गया तो रेट कम हो जाएगा। तो आपका जो रेट है वो बदलता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेट नोट। लेकिन फिर इसमें क्या होगा बेटा? अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो इन्वेस्टर्स की कमाई भी कम हो जाएगी, बेचारे नाराज हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहे तो मैच्योरिटी पे डिबेंचर के बदले आप इक्विटी शेयर ले लें। इससे क्या होगा? अगर वो मैच्योरिटी पे इक्विटी शेयर ले लेंगे, इक्विटी, इफ दे टेक इक्विटी शेयर्स, तो उनको अच्छे वैल्यू के शेयर्स मिल सकते हैं और उनको फायदा हो सकता है। भाई बेटा बहुत सिंपल, फ्लोटिंग रेट नोट में हर 6 महीने बाद में रेट को रीसेट करते रहते हैं, इस पे नुकसान होने के चांसेस है, इन्वेस्टर अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है, डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। डीप लॉक बॉन्ड, ये क्या होता है? नॉट डीप, ड्रॉप लॉक बॉन्ड। ड्रॉप लॉक बॉन्ड में क्या होता है? ड्रॉप लॉक बॉन्ड में एक सर्टन लेवल फिक्स होता है, लेवल फिक्स हो गया 6%, ठीक है। तो बेसिकली फ्लोटिंग रेट नोट ही है, यहां पे हर 6 महीने में आपका इंटरेस्ट रेट रीसेट होता रहेगा, मार्केट के हिसाब से कम ज्यादा होता रहेगा। लेकिन अगर सपोज एक लिमिट सेट हो गई 8%, अगर मार्केट के रेट 8% के नीचे जाते हैं, आपका इंटरेस्ट लॉक हो जाएगा 8% पे, और हेंस फोर्थ 8% ही रहेगा, ना कम होगा ना बढ़ेगा, लॉक हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ऐसा फ्लोटिंग रेट नोट जिसमें ऐसा लिखा है कि इस लिमिट के नीचे गए तो इंटरेस्ट रेट लॉक हो जाएगा और आगे बस फिक्स्ड इतने ही रेट पे मिलेगा, उसको बोलते हैं ड्रॉप लॉक बॉन्ड। एक लिमिट के नीचे ड्रॉप हुआ तो लॉक हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, इसलिए उसको बोलते हैं ड्रॉप लॉक बॉन्ड। वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन, नाउ यहां पर भी बेटा वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन के अंदर भी ये एक प्रकार का, इट इज सिमिलर टू फ्लोटिंग रेट नोट। यहां पर भी इंटरेस्ट रीसेट होता रहता है पिरियोडिकली, रीसेट होता है, फ्लोटिंग रेट नोट जैसा ही होता है ये। लेकिन इसमें सबसे खास बात है, एक ट्रस्ट ने इशू किया है इसको, जब चाहे तब वो ट्रस्ट को सरेंडर करो, अपना पैसा वापस। इट इज मोर लिक्विड, इसको पैसे में कन्वर्ट करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू नॉर्मल फ्लोटिंग रेट नोट। तो अगर कोई भी फ्लोटिंग रेट नोट में ये ऑप्शन मिल जाएगी, कभी भी
तेरा बॉन्ड दे और अपने पैसे लेकर जा, ठीक है। मतलब वेरिएबल रेट भी है और मैं डिमांड कर सकता हूं पैसा, वेरिएबल रेट भी है एंड डिमांड ऑब्लिगेशन भी है, डिमांड कर सकता हूं मेरा पैसा वापस दो। यील्ड कर्व नोट, यील्ड कर्व नोट ये स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसको स्पेशली डिजाइन किया है, कस्टमाइज किया गया है। मार्केट में जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, 5 साल वाले बॉन्ड, 10 साल वाले बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये इन सब की मार्केट में यील्ड होती है कि भाई एज ऑन टुडे मार्केट में कौन से बॉन्ड में कितनी कमाई है, उसको बोलते हैं यील्ड। व्हाट इज द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड यील्ड। और जो यील्ड है मार्केट में कम ज्यादा होती रहती है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है। अब अगर आपके डिबेंचर का भी जो इंटरेस्ट है मार्केट के हिसाब से कम ज्यादा होते रहेगा, कम ज्यादा होते रहेगा, तो उसको बोलते हैं यील्ड कर्व नोट। तो आप अगर देखेंगे फ्लोटिंग रेट नोट जैसा ही है, लेकिन यहां पे कंटिन्यूअस बेसिस पे ज्यादा फ्रीक्वेंटली मार्केट में चल रहा है क्या, ठीक है, मार्केट में चल रहा है क्या, ठीक है, मार्केट में चल रहा है क्या, ठीक है, मार्केट यील्ड के हिसाब से रेट बदलते रहेंगे। यूरो बॉन्ड, ये आप इंडियन कंपनी हो, आप इंडियन कंपनी हो और आपका जो पूरा पैसा है वो रुपीज में है, ठीक है, लेकिन आप इंडिया के बाहर जाकर, सपोज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप पैसा रेस कर रहे हो, मतलब आपकी करेंसी रुपी है लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर में चीजों को रेस कर रहे हो, यूएस में यूएस डॉलर में रेस कर रहे हो, यूके में यूके की करेंसी पाउंड में आप रेस कर रहे हो। अब दिस इज द केस। तो यूरो बॉन्ड मतलब ये होता है कि बाहर जाकर लोगों से पैसा लाना, उनके करेंसी में पैसा लेके आना। एमएनसीज इनको बहुत पैसों की होती है, इंटरनेशनल पैसों की, वो लोग ये करते हैं। इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड, ये डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग जिनको पैसों की जरूरत है वो इसको इशू करते हैं। बहुत ज्यादा यील्ड, इंटरेस्ट, क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो इंटरेस्ट ज्यादा पे किया था इसके ऊपर। और सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब अगर किसी ने पैसे डुबाए भी तो कंपनी ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, मतलब स्वैप हुआ तो लॉस तुम रख लो और पैसा मुझे दे दो, ऐसा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप करके एक अग्रीमेंट बनता है कि भाई अगर नुकसान हो तो नुकसान तुम उठा लो और मुझे पूरे पैसे दे दो, लेकिन इसके लिए पे करना पड़ता है, जैसे इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम देना पड़ता है, इसके लिए भी, ये स्वैप्स के लिए भी पे करना पड़ता है बेटा। आइए, मसाला बॉन्ड। अब ये अगर इंडिया में मसाले बहुत फेमस है, यही लॉजिक है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को, क्योंकि इंडिया में मसाले बहुत फेमस है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मसाला बॉन्ड। इंडिया की कंपनीज इंडिया के बाहर जाकर बॉन्ड्स रेस कर रही और डंके के चोट पे रुपी में कर रही, रुपी में इशू कर रहे और रुपए उठा के ला रहे बाहर से। तो जब हम हमारा डंका बजाते हैं तो हमारा मसाला बॉन्ड बोला जाता है। म्युनिसिपल बॉन्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड इशू करके पैसा रेस कर रहे, बॉन्ड इशू करके पैसा रेस कर रहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सके। गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू करे तो वो हमारा ट्रेजरी बॉन्ड हो जाता है। नाउ आ गया ये बेटा ब्रिज फाइनेंस। ब्रिज फाइनेंस बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको एक मैसिव लॉन्ग टर्म लोन, एक बड़ा लोन, ठीक है, अप्रूव हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है, लेकिन एक्चुअल पैसे आने में उसको समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है, इट टेक्स टाइम। तो कंपनी बोलती है ब्रांच मैनेजर को, मुझे थोड़े समय के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए ब्रिज फाइनेंस कर दो, जब तक मेरे पास में मेन लोन के पैसे नहीं आ जाते। जिस दिन मेन लोन के पैसे आ जाएंगे उस दिन इसको रिजॉल्व कर देंगे, पे कर देंगे। ये लोन देती है बैंक, लेकिन गारंटी के बेसिस पे, प्रॉमिसरी नोट के बेसिस पे एंड सो ऑन। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग क्या होता है? देखो बेटा, यहां पे पहले ये देख लो, जब अभी सिर्फ दिमाग में आइडिया है और तुम लोगों से पैसा मांग रहे हो, लोग पैसा लगा रहे हो तुम्हारे अंदर, उसको बोलते हैं प्री सीड। अभी तो सिर्फ दिमाग में आइडिया है, ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसी गाड़ी बनाएंगे। सीड मतलब एक्चुअली आपका एक वर्केबल प्रोटोटाइप, आपका एक प्रोटोटाइप बन चुका है, ठीक है,
आपका एक लाइव एग्जाम्पल बन चुका है, तो उसको हम अगर ऐसे लोग हो जिनका एटलीस्ट एक एक पीस प्रोडक्ट तो बन गया है, प्रोटोटाइप तो बन गया है, ऐसे लोगों को पैसा है तो उसको बोलते हैं सीड फंडिंग। फिर प्रोडक्शन शुरू हुआ, कुछ कस्टमर्स आ गए, अब ग्रो करना है, ग्रोथ फेज के लिए एंजल एंजल फंडिंग, सॉरी अर्ली कस्टमर प्रोटोटाइप, भाई नए नए आपका प्रोटोटाइप हो गया, कुछ इनिशियल कस्टमर्स को कैटर करने के लिए एंजल फाइनेंसिंग, ग्रोथ स्टेज के लिए बेटा वेंचर फाइनेंसिंग। तो अभी तक सिर्फ आइडिया है तो प्री सीड, और उसके बाद में बन चुका है कुछ तो प्रोटोटाइप, फिर बाद में अर्ली कस्टमर्स आ रहे हैं उनके लिए एंजल इन्वेस्टिंग, और फिर फाइनली ग्रोथ स्टेज में वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल एक तरह का फाइनेंसिंग है, इट इज अ वेंचर कैपिटल मींस फाइनेंसिंग। हाई रिस्क जो वेंचर्स होते हैं उनको बैक किया जाता है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को, क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। क्योंकि उनके बैक करना जरूरी है, ऐसी इंस्टीट्यूशंस चाहिए कि बैंक नहीं दे पाएंगे, उनके नॉर्म्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल में दोस्तों, क्योंकि बिजनेस नया है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, जो नए बिजनेसेस है, ठीक है, अभी वहां पे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फंड्स नहीं है, ग्रो कैसे करेंगे अभी इनको पता नहीं है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस इन लोगों ने बनाया नहीं है, ऐसे लोगों को जब फाइनेंसिंग होती है तो उसको हम लोग वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग बोलते हैं। मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग जो वर्ड्स है वो मैंने बताया बेटा, लेकिन ध्यान रखना नए बिजनेस के फाइनेंसिंग के लिए, जो अभी तक बहुत सक्सेसफुल नहीं बने उनके फाइनेंसिंग के लिए, स्टार्टअप के फाइनेंसिंग के लिए वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग होती है। ये लोग किस किस तरह की फाइनेंसिंग करते हैं बेटा, ये लोग रिस्क उठाते हैं, तो मेजरली इक्विटी फाइनेंसिंग होती है। मेजरली जो फाइनेंसिंग होती है दैट इज द इक्विटी फाइनेंसिंग। ये लोग इक्विटी फाइनेंस करते हैं, लॉन्ग टर्म बेट करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म पैसा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक, एक तो इक्विटी फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म पैसा लगाएंगे, लंबे समय तक करो, जितनी तुमको ताकत लगाने लगाओ, जितना ग्रो करना है करो, ठीक है, छोटे से बड़े एंटिटी तुम लोग बनो। ये लोग साथ में ऐसा नहीं सिर्फ पैसा, साथ में स्ट्रेटेजी देते हैं कि भाई सेल्स कैसे बढ़ाना है, मार्केट शेयर कैसे बढ़ाना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, नेटवर्किंग कैसे करना है, और जनरली 49% से कम रखते हैं ताकि जो रियल प्रमोटर्स है उनके पास कंट्रोल रहे। तो वेंचर फाइनेंसिंग वाले लोग स्टार्टअप को बहुत जबरदस्त सपोर्ट करते हैं, उनके ग्रोथ में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं लोग, बहुत पॉजिटिव तरीके से फाइनेंसिंग करते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग होती है जनरली 49% अप टू 49%, 51% प्रमोटर के पास में रहने देंगे, स्टार्टअप वाले के पास रहने देंगे ताकि कंट्रोल रहे। ये लोग कंडीशनल लोन देते हैं, कंडीशनल लोन में क्या हो रहा है भाई साहब, इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर तुम्हारा सेल हुआ तो उसका 1% मेरा, 2% मेरा। कंडीशनल लोन में लोन दिया, इंटरेस्ट ही नहीं है भैया। जब तुम सेल करोगे तो सेल का इतना परसेंट मेरे को दे देना, बहुत प्यारा है। फिर इनकम नोट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ी सी रॉयल्टी। देखो फर्क समझो, कंडीशनल लोन में इंटरेस्ट तो है ही नहीं, सिर्फ रॉयल्टी है। इनकम नोट में लोन के ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट, भाई 2-3% का इंटरेस्ट दे दे, और साथ में रॉयल्टी भी दे देना। अब जितना सेल होगा उतना रॉयल्टी। इसमें क्या होता है, क्योंकि इंटरेस्ट भी दोनों कंपोनेंट है इसलिए दोनों लो है, लो इंटरेस्ट एंड लो रॉयल्टी। फिर पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर, इसमें 3 फेज होते हैं। पहले कुछ साल कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट, फिर अगले कुछ साल लो इंटरेस्ट कम, फिर आगे दबा के अब तुम बहुत कमा रहे हो, हाई इंटरेस्ट। तो भाई साहब वेंचर कैपिटल जबरदस्त लोग हैं, ये लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को, और सपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरह की फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, कंडीशनल लोन फाइनेंसिंग, इनकम नोट जहां पे मिक्स होता है दोनों भी, और पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर, डेट सिक्योरिटाइजेशन। अरे भाई बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। सपोज एसबीआई ने 1,000 करोड़ के लोन बांट दिए, होम लोन बांट दिए, होम लोन 1,000 करोड़ के। अब इनको अपने 1,000 करोड़ को फ्री करना है, तो ये क्या करेंगे, पूरे 1,000 करोड़ के लोन उठाएंगे, एक कंपनी बनाएंगे, उनको ट्रांसफर कर देंगे, दे विल ट्रांसफर इट टू द कंपनी। कंपनी बोलेगी यार अब मेरे पास 1,000 करोड़ के लोन आ गए, अब ये कंपनी 1,000 करोड़ के लोन की ओनरशिप
ओनरशिप सेल करेगी सबको। कंपनी का 10% तू ले ले, 10% तू ले ले, 10% जितना भी है, शेयर इशू करके ये एसेट की ओनरशिप, 1000 करोड़ के लोन की ओनरशिप बांट डाली दूसरे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, सबको। तो इससे हुआ क्या? एसबीआई ने अपने लोन की ओनरशिप को बांट दिया शेयर्स इशू कर करके, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू कर करके। उसको बोलते हैं डेट सिक्योरिटाइजेशन। डेट की ओनरशिप हमने बांट दी लोगों को शेयर्स इशू कर करके। अब जिन लोगों ने ये शेयर्स खरीदे वो पैसा देंगे कंपनी को, और कंपनी से पैसा आएगा एसबीआई को। तो आज की डेट में आप किसी भी चीज की ओनरशिप को बेच सकते हो शेयर्स इशू कर करके, ठीक है। और जब आप लोन की ओनरशिप, डेट की ओनरशिप बेचते हो, उसको डेट सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। इसमें एक ओरिजिनेटर, जो बंदा ओरिजिनली लोन दे रहा है और लोन रेडी कर रहा है, जो हाउसिंग लोन बांट रहा है, कार लोन बांट रहा है, एसबीआई, एचडीएफसी, ये ओरिजिनेटर्स है। फिर ये लोन को जमा कर रहे हैं, पूलिंग लोन को, भाई 1000 करोड़ के लोन जमा कर लिए, 5000 करोड़ के, 10,000 करोड़ के लोन जमा कर लिए, पूलिंग, ग्रुपिंग टुगेदर। एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, हमने कंपनी बनाई थी ना, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इट इज एसपीवी ट्रांसफर। अब ये एसपीवी, ये लोन, ये जो पूल ऑफ एसेट्स है, ये जो पूल ऑफ लोन्स है, इसकी ओनरशिप लोगों को बांट रहा है शेयर्स इशू कर करके, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर करके, उसको सिक्योरिटी इशू करना, ठीक है। अब एसबीआई को अपने पैसे मिल गए, वो और आगे जाके लोन बांट सकता है। जो लोन वाले लोग थे ना, उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई लोन की ओनरशिप किसकी है। वो तो अपने एक अकाउंट में, एक जगह पे अपने ईएमआई भरते रहते हैं। लोन पे जो ईएमआई कलेक्शन हो रहा है, अब उसकी उसकी मदद से पेमेंट होता है। जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स, बॉन्ड, जिन्होंने भी ये शेयर्स वेयर्स खरीदे, उनको पेमेंट होता है। तो इन्वेस्टर्स जो भी पे कर रहे हैं, वो अपने आप एसपीवी कलेक्ट कर लेती है, और जिन लोगों ने पैसा लगाया उस कंपनी में, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। क्यों अच्छा है? एसबीआई, एचडीएफसी वाले लोग जो सही में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोन बांट रहे हैं, वो अपना पैसा बहुत जल्दी फ्री कर सकते हैं, लिक्विड, बहुत जल्दी खुद का पैसा फ्री करके और नए लोन बांट सकते हैं। पैसे बहुत फास्ट रेज हो रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट से लोन चला जाता है, बहुत बढ़िया, प्रेशर कम आया था, लोन कम हो गया, जो लोन बांटा था, ठीक है, और लोन बांट सकते हैं। तो पैसा बहुत जल्दी फ्री होता है, और लोन बांट सकते हैं, और आपके बैलेंस शीट से लोन गायब हो जा रहा है। अच्छी बात है भाई, लीज फाइनेंसिंग नहीं लिया मैंने। आइए, अलग अलग टर्म्स ऑफ फाइनेंस, अलग अलग टर्म्स ऑफ फाइनेंस। आपका ट्रेड क्रेडिट, आपका जो सप्लायर है ना, आपका जो कंपनी का जो सप्लायर है, वो माल भेजता है, उससे माल खरीदते हैं, और उसको हम पे नहीं करते 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन के लिए हम पे नहीं कर रहे। जितने दिन माल खरीद तो लिया, लेकिन पे नहीं कर रहे, मतलब वो एक तरीके से हमको फाइनेंस कर रहे। माल खरीद तो लिया हमने, लेकिन हम उसको पे नहीं कर रहे, वो हमको एक तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। तो ट्रेड क्रेडिट, जो उधारी पे माल खरीदते हो, वो भी एक तरीके से फाइनेंसिंग है सप्लायर की तरफ से कंपनी के लिए। तो ट्रेड क्रेडिट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ फाइनेंस। कितना भी माल खरीदो, 15 आपको 15-20 दिन, एक महीना, जो भी इंडस्ट्री स्टैंड उसके हिसाब से टाइम मिल जाएगा, मतलब उतने दिन के लिए फाइनेंस मिल जाएगा। कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, नो इंटरेस्ट हैज टू बी पेड। बहुत ही अच्छी बात है कि भाई किसी तरह की कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, और कंटिन्यूअसली और माल खरीदो, और तुमको 15-20 दिन मिल जाते, और माल खरीदो, ऑटोमेटिक रिन्यूअल चल रहा है, ऑटोमेटिक रिन्यूअल चल रहा है। आपको अलग से कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं, बस माल खरीदो, अपने आप आपको 15-20 दिन की फाइनेंसिंग, 15-20 दिन का टाइम मिल गया, ओपन अकाउंट चल रहा है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं प्रॉपर प्रॉपर अलग से डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने पड़ेंगे, प्रोमिसरी नोट देना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वैसे अक्रूड एक्सपेंस, खर्चा इनकर किया हुआ है, लेकिन हम लोग आराम से पे करेंगे, मतलब एक तरीके से हमको फाइनेंशियल मदद मिल रही है।
वेजेस हम लोग 1-1 महीने बाद पे कर रहे हैं, टैक्सेस क्वार्टर के बाद 6-6 महीने बाद पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट क्वार्टर एंड पे कर रहे हैं। बहुत सारे कर्जे जहाँ पे हमको लेट पेमेंट करना पड़ता है, लेट पेमेंट करता है, वहाँ वहाँ पे हमको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। हम जल्दी पैसे ले रहे हैं, कस्टमर को सेल करने वाले उससे जल्दी पैसे ले रहे हैं। जितने जल्दी पैसे हम लोग लेंगे, एक तरीके से हम वापस हमारे ऑपरेशंस को फंड कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ फाइनेंस है। खर्चे का लेट पेमेंट करना और इनकम का एडवांस ले लेना, ये बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट क्रिएट करता है। ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, पहले ही उससे पैसे ले लो। जो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म आप देने वाले हो, कॉस्टली देने वाले हो, पहले ही आप पैसे ले लीजिए साहब। ठीक है, तो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बहुत प्यारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और बिना किसी इंटरेस्ट के। कमर्शियल पेपर, बहुत बड़ी कंपनी जो होती है, हाईली रेटेड कंपनी, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जनरली 1 साल से नीचे के पीरियड के लिए कमर्शियल पेपर इशू करती है 5 लाख और उसके मल्टीपल में। क्रेडिट रेटिंग होती है, हाईली रेटेड कंपनीज क्रेडिट रेटिंग करवाने के बाद में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 5-5 के मल्टीपल में इशू करती है कमर्शियल पेपर्स। ट्रेजरी बिल्स, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बॉन्ड्स इशू करता है तो उसको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। ट्रेजरी बिल्स आपके शॉर्ट टर्म होते हैं, 14 दिन से 364 दिन शॉर्ट टर्म होते हैं, टेम्पररी लिक्विड पैसों के लिए होते हैं ट्रेजरी बिल्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, भाई बैंक के पास जब आप एफडी बनाते हो, एफडी और सर्टिफिकेट डिपॉजिट एक ही चीज है, बस एक ही फर्क है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ट्रेडेबल, उसको मार्केट में बेच सकते हैं, बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, एफडी इज नॉट। ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेट डिपॉजिट भी एक ऐसा है, टाइम डिपॉजिट जैसा, एफडी ऐसा सर्टिफिकेट हम इशू करते हैं। 10 ईयर 7 दिन से 1 साल तक होता है, और इसकी इसकी सबसे खास बात, इसकी ट्रेडिंग होती है। एक ही फर्क है सर्टिफिकेट डिपॉजिट इसमें, एक की ट्रेडिंग होती है, एक की नहीं होती है। नाउ, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी से डायरेक्ट डिपॉजिट लेती है तो उसको इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, नाउ अलग अलग तरह के बैंक, दोस्तों अलग अलग तरह के हम लोग अलग अलग तरह की फाइनेंसिंग क्या होती है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। शॉर्ट टर्म, आप बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो। ठीक है, जनरली आपको पैसा मिल जाता है, धीरे धीरे करके आपको रीपे करना है, शॉर्ट टर्म लोन। ओवरड्राफ्ट, आपके अकाउंट में जितने पैसे उससे ज्यादा ड्रॉ करते हैं, उससे ज्यादा पैसे ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। विड्रॉ बियॉन्ड, दैट इज ओवरड्राफ्ट। क्लीन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट में भी अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रही है बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना कुछ सबमिट किए, बहुत रेयरली होता है, उसको बोलते हैं क्लीन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में भी अगर सिक्योरिटी नहीं है तो क्लीन ओवरड्राफ्ट। फिर कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट के अंदर भी लिमिट दी जाती है सामने वाले को, भाई तो इतना पैसा विड्रॉ करके यूज कर सकता है, यूज कर सकता है। और दैट इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के लिए सेपरेट अकाउंट ओपन होता है, लोन अकाउंट। ओडी के लिए ओपन नहीं होता, बस इतना ही फर्क है, बाकी दोनों का नेचर सेम है। ओडी, सीसी, ओडी एक ही चीज होती है। एडवांस अगेन कस्टमर, हमने बोला कि भैया तुम पहले से एडवांस अगेन कस्टमर्स, एडवांस अगेंस्ट गुड्स, पहले से अगर बेटा पैसे ले लोगे तो आप आपके ऑपरेशन फाइनेंस कर सकते हो। पहले से अगर पैसे ले लो तो यू कैन फाइनेंस योर ऑपरेशंस। बिल परचेज करना, डिस्काउंट करना, ये भी एक तरह का फाइनेंस है। अपने बिल बेचो, डिस्काउंट कराओ, ये भी एक तरह का फाइनेंस है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, बहुत सिंपल, आपके शॉर्ट टर्म लोन्स हमने देखिए अभी। बैंक एडवांस से शॉर्ट टर्म पैसा ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट उसी अकाउंट में, क्लीन ओवरड्राफ्ट क्या, अनसिक्योर्ड, कैश क्रेडिट एंड सो ऑन। ये प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या है, जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स है, ठीक है, जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स है, जैसे ही उनको ऑर्डर मिलता है, जैसे ही ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर मिलने के बाद में, ऑर्डर मिलने के बाद में वो फाइनेंस के लिए आते हैं, उसको प्री शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं। दैट इज प्री शिपमेंट फाइनेंस। उसको पैकिंग क्रेडिट भी बोलते हैं। प्री शिपमेंट, प्री शिपमेंट आपका फाइनेंस, इसको पैकिंग क्रेडिट भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। अगर हमारे इंडिया में एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है, एक काम कर रहा है, और उसको उसको पूरा ऑर्डर मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, सब कुछ अभी ऑर्डर मिल गया है, बस अभी वो काम करने वाला है, उसके लिए उसको पैसे चाहिए, उसको बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस।
ऑर्डर मिल चुका है, कंफर्म ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन फाइनेंस परचेस करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पैकिंग, शिपिंग, इन सब चीज करने के लिए, ठीक है, अगर पैसा चाहिए भाई, मैं माल बना, ऑर्डर मिल गया, माल बना के देना है, उसके लिए पैसा चाहिए, प्री शिपमेंट फाइनेंस, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि कंफर्म्ड ऑर्डर होना चाहिए या उनकी तरफ से लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, बिंदास तुम भेजो, हम आपको पैसा भेजेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। आपका प्री शिपमेंट फाइनेंस 180 दिन के अंदर पे करना पड़ता है भाई। अलग अलग तरह के अभी पैकिंग क्रेडिट, ठीक है भाई, क्लीन पैकिंग क्रेडिट ये लोन मिलता है विदाउट सिक्योरिंग गुड्स। दोस्तों क्लीन पैकिंग क्रेडिट मतलब बिना सिक्योरिटी के ये लोन मिल रहा है, ठीक है, बिना सिक्योरिटी के। तो हो सकता है बिना सिक्योरिटी के मिले तो उसको क्लीन, जब भी क्लीन बोलते हैं मतलब बिना सिक्योरिटी के मिल रहा है। या फिर हो सकता है कि हाइपोथिकेशन, कि भाई गुड्स के ऊपर चार्ज है लेकिन गुड्स हमारे पास, गुड्स बोरोर के पास ही रखे हुए, इट इज विद द बोरोर ओनली, ऐसा हो सकता है। या फिर गुड्स जो है वो बैंक के पास फिजिकली हो, कोई और गुड्स दिए हो, कोई और गुड्स दिए हो, प्लेज किए हो गुड्स उनके पास में। या फिर बैंक को ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, गारंटी के बेसिस पे उन्हें लोन दिया है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो, ये जो शिपमेंट के पहले माल बनाने के लिए जो पैसा दिया जाता है, शिपमेंट के पहले माल बनाने के लिए जो पैसा दिया जाता है, दैट इज आपका प्री शिपमेंट, आपका प्री शिपमेंट, ये आपका फाइनेंस है, बैंक देती है पैसा, 180 दिन के पे करना पड़ेगा, लेकिन कंफर्म ऑर्डर होना चाहिए। या फिर जो बाहर की पार्टी है उसने उसके बैंक ने एलसी देना चाहिए, गारंटी, तुम माल भेजो तुमको पैसा पक्का मिलेगा। अब इसके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन, बिना सिक्योरिटी के है तो क्लीन, बोरर के पास में अगर स्टॉक है उसके ऊपर चार्ज है तो हाइपोथिकेशन, बैंक के पास है तो प्लेज, अगर गवर्नमेंट का एक कॉर्पोरेशन होता है जो गारंटी देता है, अगर वो दे तो ईसीजीसी गारंटी। जो बोरर है, एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को डॉलर्स मिलने वाले, डॉलर का रेट कम हो गया तो, डॉलर का रेट कम हो गया तो बहुत बार जब वो इस तरह का लोन लेता है तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो फ्यूचर में एग्जीक्यूट होने वाला है, फ्यूचर में एग्जीक्यूट होने वाला है, आज से ही तय रहेगा कि $1,00,000 80 रुपए के हिसाब से, 80 रुपए के हिसाब से बैंक को बेचे जाएंगे और उनसे पैसे लिए जाएंगे। तो एक्सपोर्टर को डर लगता है कि डॉलर का रेट गिर ना जाए, वो डर को खत्म करने के लिए वो एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है किसी भी बैंक के दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में, और फिक्स रेट पे बेच देता है, ताकि रेट मार्केट में कुछ भी हो, उसको $1,00,000 का सपोज सेल किया तो 1,00,000 इंटू 80, 80 लाख रुपए मिले, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बोरोअर ने लोन लिया है, और लोन लिया है और उसको नुकसान ना हो इसलिए उसने फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, तो लोन विथ फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है भाई। अब वो गुड्स भेज चुका है लेकिन पैसे मिलने में समय होता है ना, पैसे मिलने में 30 दिन, 60 दिन, 80 दिन, 90 दिन मिल सकते हैं। तो शिपमेंट के बाद, ठीक है, थोड़ा समय रहता है पैसा मिलने में, उतने समय के लिए कोई पैसा दे दे हमको, जब तक पैसा आ नहीं जाता, उसको बोलते हैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। तो डिस्काउंटिंग हो सकती है। इसमें क्या होता है, एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर, आप बैंक के पॉइंट ऑफ सोचो, एक्सपोर्टर अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स कि भाई मैंने शिप कर दिया, ये देखो मैंने शिप कर दिया, मैंने इनवॉइस भेज दिया, उनका लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया सामने वाले पार्टी का, सारे डॉक्यूमेंट लेके बैंक के पास आओ, बैंक बोलेगा हाँ यार जेन्युइनली तूने तो 80 लाख का माल बेचा है बाहर, देखो पैसे मिलने वाले, प्रूव होता है, ले तेरे पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज सब कुछ देख करके मैं तेरे को फाइनेंस कर देता हूँ, बिल को डिस्काउंट कर लो, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज रख करके डिस्काउंट कर करके पैसा दे दो, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो पोस्ट आफ्टर शिपमेंट जो फाइनेंस है वो इट कैन बी इन द नेचर ऑफ बिल डिस्काउंटिंग,
फिर पैसा दिया है, हो सकता है गवर्नमेंट की वापस ईसीजीसी, ये ईसीजीसी का काम ही ये है कि भाई एक्सपोर्ट वाले काम को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट वाले काम में फाइनेंसिंग करवाना, तो वो गारंटी दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। एडवांस अगेंस्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इसके अंदर फॉरेन पार्टी ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉरेन पार्टी को भेजा है, बैंक को दिया है, बैंक ने वो भेजा है, भाई कलेक्शन करके पैसा आएगा। जब तक, इतनी अच्छी बात है, जब तक पैसा कलेक्शन करके आता नहीं, हमने बैंक सामने वाले को पैसा देती है, अभी के लिए तुम पैसे यूज करो, उसको बोलते हैं एडवांस अगेंस्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बैंक बोल रहे हैं हमने बिल भेजा है कलेक्शन की, जब तक पैसे नहीं मिलते हम दे रहे हैं आपको, यूज करो। एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक सब्सिडी, बोरोअर बोलता है कि देखो मेरे को गवर्नमेंट से ड्यूटी ड्रॉबैक के पैसे आने वाले, सब्सिडी के पैसे आने वाले, 50 लाख रुपए आने वाले, जब तक आते नहीं तब तक 50 लाख तुम दे दो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट काट लेना। तो ऐसा भी होता है। तो शिपमेंट के बाद में डिस्काउंटिंग हो सकती है, शिपमेंट के बाद में लोन दे सकते हो ऑन द बेस ऑफ गारंटी, शिपमेंट के बाद में बिल्स फॉर कलेक्शन गया है उसके अगेंस्ट पैसा दे सकते हैं, शिपमेंट के बाद में सब्सिडी मिलने वाली है, ड्यूटी ड्रॉबैक का पैसा मिलने वाला है, ड्यूटी ड्रॉबैक का पैसा मिलने वाला है, तो उसकी फाइनेंसिंग हो सकती है। फिर बैंक फाइनेंस तो करता है, बैंक और भी चीजें करता है। बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट, कभी सप्लायर को रॉ मटेरियल खरीदना है, कुछ खरीदना है, ठीक है, उसको बाहर से माल लाना है, बाहर वाला विश्वास नहीं कर रहा, ये लेटर ऑफ क्रेडिट, ये लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पे लोग तेरे को माल भेजेंगे, तो एलसी इशू करता है, गारंटी देता है अपने कस्टमर के बिहाफ में, ये एक्साइज पे करेगा, ये काम करेगा, नहीं किया तो हम पे करेंगे, तो अपने कस्टमर के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, जिसके बेस पे लोग उसको माल भेजते हैं, अगर उसको कोई रॉ मटेरियल मंगवाना है तो गारंटी देता है अपने कस्टमर के बिहाफ में। ठीक है। डेफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट, अगर सामने वाले से पैसे हमको आराम आराम से आने वाले, एक एक साल में, एक साल में पैसा आएगा, आराम आराम से आने वाले, बड़े बड़े मशीनों में ऐसा होता है, तब तक बैंक हमको फाइनेंशियली बैंक सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, भाई डेफर्ड पेमेंट आने वाला है, लेट पेमेंट आने वाला है, क्रेडिट रिपोर्ट, फॉरेन पार्टीज को माल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उनकी क्रेडिट रिपोर्ट, रीपे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्रेडिट रिपोर्ट निकाल कर देता है, कौन से दुनिया में कहां पे कौन सा बिजनेस चल रहा है, कहां पे अच्छा ट्रेड चल रहा है, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकाल कर देता है, और भी चीजें भाई। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, तो ये क्या होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को सीधा डिपॉजिट देती है, उसको इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बोलते हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एक तरह की प्राइवेट लेंडिंग है, दो कंपनियों के बीच में, दो कंपनियों के बीच में, इट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। जनरली 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 12 महीने, इस तरीके से चलता है। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं, सीड कैपिटल, हमने बताया अगर कोई दिमाग में आइडिया है तो वो आइडिया को सपोर्ट करने के लिए जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं सीड कैपिटल। तो सीड कैपिटल असिस्टेंस एक स्कीम है आईडीबीआई की, कि अगर बहुत ही क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे बिजनेस कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है, उनका आइडिया में बहुत दम है, तो आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई देखेगा एंटरप्रेन्योर्स कैसे है, प्रोजेक्ट कैसा है, एलिजिबल है, तो इंटरेस्ट फ्री, बिना इंटरेस्ट के लोन देता है, लो जाओ बिजनेस आगे बढ़ाओ, सिर्फ 1% सर्विस चार्ज करेगा। ठीक है, जैसे से पैसा कमाओगे रीपे करना। अरे वाह, सीड कैपिटल असिस्टेंस, तो आईडीबीआई की जबरदस्त स्कीम चलती है, अगर नए नवेले आइडिया लेके अच्छे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, प्रूव करते हैं, तो उनको सीड कैपिटल देते हैं वो। फाइनेंसिंग इंटरनल कैश अक्रूवल्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और अच्छा खासा पैसा कमा चुकी है, वो पैसे को रिटेन कर करके, रिटेन अर्निंग बना बनाकर, रिजर्व्स एंड सरप्लस बना बनाकर उससे भी एक्सपांशन का काम करते हैं। प्रमोटर से अनसिक्योर्ड लोन, अपनी लोगों से और अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। सबऑर्डिनेट टू इंस्टीट्यूशनल लोन, मतलब सबऑर्डिनेट मतलब इसकी उसकी इंपॉर्टेंस कम है, जब रीपेमेंट की बारी आएगी तो पहले बैंक के लोन रीपे होंगे, उसके बाद में ये प्रमोटर का लोन रीपे होगा। जब प्रमोटर लोन देता है तो अनसिक्योर्ड लोन देता है, उसका इंटरेस्ट रेट भी बैंक रेट से कम होता है, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा एंटिटी को सपोर्ट करता है, प्रमोटर बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है लोन के थ्रू, तो उसको क्वाजी इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी जैसा है।
अरे इसको इंटरेस्ट आखिरी में मिलेगा, अरे इसका रिपेमेंट तो आखिरी में होगा, जैसे इक्विटी में होता है, ठीक है? तो उसको क्वाज़ी इक्विटी भी बोलते हैं। रेशियो एनालिसिस में ये काम, रेशियो एनालिसिस में बराबर आप देख सकते हो कि भाई ये तो दिख रहा डेट है, लेकिन इन नेचर ऑफ इक्विटी है, उसको इक्विटी में लेना कि नहीं लेना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में नहीं बेटा, थ्योरेटी में डिस्कस किया। डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डेफर्ड पेमेंट मतलब लेट पेमेंट्स। अगर सामने वाला बंदा बहुत आराम-आराम से पे करने वाला है, लेट पेमेंट करने वाला है, ठीक है? डेफर्ड पे सप्लायर ऑफ द मशीन अलाउज पेमेंट ओवर टाइम। बैंक प्रोवाइड्स गारंटी टू सप्लायर। एंटायर एसेट कॉस्ट इज फाइनेंस्ड। सुटेबल ओनली फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल यूनिट्स। नो रिपेमेंट मोरेटोरियम। क्या बोल रहे थे बेटा ये लोग? हमारा जो कस्टमर है वो इंपोर्ट कर रहा है मशीन्स को, इंपोर्ट कर रहा है मशीन्स को और अगले 1-2 साल में पे करने वाला है। तो सामने वाला बोलता है, "अरे! इतने आराम-आराम से पेमेंट कर रहे हो, तुम्हारे बैंक की गारंटी दो।" तो बैंक गारंटी देता है बाहर वाले लोगों को, "इनको प्लीज़ डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी दो, 1-2 साल में पेमेंट की फैसिलिटी हम आपको गारंटी दे रहे हैं।" ठीक है? लेकिन ये जो एक्जिस्टिंग बहुत प्रॉफिटेबल यूनिट्स है, उन्हीं को ऐसी इस तरह की फाइनेंसिंग मिलती है। फिर आपके बाद में कैपिटल इंसेंटिव्स। बैकवर्ड एरिया में अगर तुम प्रोजेक्ट लगाओ तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कैपिटल देता है, पैसा देता है, लमसम पैसा देता है। वो भी एक तरह का फाइनेंस है, ठीक है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलता है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, आप कंपनी कंपनी पैसा रेज़ करती है और ब बॉन्ड इश्यू करके पैसा रेज़ करती है, बोलते हैं हम रेगुलरली इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, आखिरी में पे करेंगे सब कुछ। अभी बोलते हैं हम बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं, रेगुलरली इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, चिंता मत करिए, बहुत डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं, बहुत सस्ते में दे रहे हैं। ₹25,000 का बॉन्ड ₹5,000 में दे रहे हैं। हम रेगुलरली आपको इंटरेस्ट पे करने वाले नहीं हैं, लेकिन उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए बहुत हेवी डिस्काउंट दे रहे हैं और आपको पूरा रिडेम्पशन मिलेगा, सूद समेत पूरा वसूल हो जाएगा। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, ज़ीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी इसको बोलते हैं बेटा। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक़्त आता है। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। तो ये क्या होता है सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स? यहाँ पे बेटा ऑप्शन होता है इनके पास में। कभी-कभी कंपनी इस तरह के डिबेंचर्स इश्यू करती है कि उनके पास में ऑप्शन है टू कन्वर्ट टू द इक्विटी, ठीक है? कोई इंटरेस्ट इसके अंदर बेटा ये भी एक तरह के आपके डिबेंचर्स ही है, लेकिन इसके अंदर कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता। यस, किसी तरह कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता। सामने वाले के पास में ऑप्शन रहेगा 4, 5, 6 साल में या तो प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो जाएगा, अच्छा खासा पैसा प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगा। आइदर विल बी अ रिडेम्पशन एट प्रीमियम या फिर इक्विटी में कन्वर्जन ले लेना। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स के अंदर एक सामने वाले को कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होगा, या तो रिडेम्पशन में ढेर सारा प्रीमियम ले लेना या तो फिर इक्विटी में कन्वर्ट कर लेना। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन है सामने वाले के पास में, ठीक है? डिटैचेबल वारंट्स मतलब क्या होता है? वारंट्स मतलब एक प्रकार से सर्टिफिकेट्स होते हैं। सर्टिफिकेट्स होते हैं कि भाई या तो आप ये सर्टिफिकेट्स यूज करके प्रीमियम ले लेना, रिडेम्पशन पे आप बढ़िया सा प्रीमियम लेना, या तो इसको यूज करके आप इक्विटी शेयर ले लेना, ठीक है? क्योंकि प्रीमियम लेने का ऑप्शन है इसलिए प्रीमियम वर्ड आ गया है। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, सिक्योर्ड होते हैं ये, सिक्योर्ड होते हैं और प्रीमियम का ऑप्शन होता है तो सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स बोलते हैं। जीरो इंटरेस्ट फुल्ली कन्वर्टेबल, ये जीरो कूपन बॉन्ड है, मतलब इशू करते तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे देते हैं। बॉन्ड इशू किया तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे, ताकि इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हो रहा, डिस्काउंट में कमा ले और ऊपर जब रिडेम्पशन आएगा तो इक्विटी मिलने वाला है। तो बल्ले बल्ले कंपनी की, एक तो इंटरेस्ट पे नहीं करना और रिडेम्पशन पे भी पैसे नहीं देना, इक्विटी शेयर देना, कैश फ्लो कम हो जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड बेटा पढ़कर है, जब कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता, नो इंटरेस्ट इज पेड, ठीक है? टू कॉम्पनसेट दैट डिस्काउंट इज गिवन, बहुत हेवी डिस्काउंट दिया जाता है, रिडेम्पशन में पूरे पैसे मिलेंगे। ऑप्शन बॉन्ड, एट द टाइम ऑफ इशू ऑप्शन होता है, एट द टाइम ऑफ इशू ऑप्शन होता है, तुमको क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट चाहिए कि नॉन क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट चाहिए,
उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट बदल जाते हैं, ठीक है? तुमको रिडेम्पशन प्रीमियम चाहिए, इश्यू के वक्त ही क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, नॉन क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, रिडेम्पशन पे प्रीमियम चाहिए, नहीं चाहिए, ये सारी बातें ऑप्शंस होती है। इश्यू के टाइम में ऑप्शन है, तुमको कैसा चाहिए बताओ? क्यूमुलेटिव चाहिए तो इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, नॉन क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा। रिडेम्पशन अगर चाहते हो प्रीमियम के ऊपर तो इंटरेस्ट रेट अभी कम होगा। ऑप्शंस बॉन्ड आपको ऑप्शन देता है, तुम तय करो कि तुमको ऑप्शन में क्या फीचर्स चाहिए। इन्फ्लेशन बॉन्ड में जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड का वो बढ़ता जाता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में मार्केट के रेट के हिसाब से रेट कम ज्यादा होता रहता है। हाई यील्ड जंक बॉन्ड्स मतलब क्या है भाई साहब? जो बहुत जंक मतलब वो बहुत हाई रिस्क सेक्टर्स होते हैं, बहुत हाई रिस्क कंपनीज होती है, वो रिटर्न दे तो जबरदस्त रिटर्न देंगे भाई। जैसे गेमिंग इंडस्ट्री थी, रिटर्न देंगे, जबरदस्त देंगे रिटर्न। तो उनको हाई यील्ड, वहां पे रिटर्न भी बहुत ज्यादा रहते हैं, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है वहां रिटर्न भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी कंपनी जो बहुत हाई रिटर्न दे सकती है, तो उनके बॉन्ड्स को हाई यील्ड जंक बॉन्ड्स बोलते हैं। आई बेटा, अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बोल रहे हैं तो कमर्शियल बैंक्स होती है वहां पे, उनसे लोन ले सकते हैं। इंडिया के बाहर में भी डेवलपमेंट बैंक, जैसे इंडिया में एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, वो होती है, उनसे लोन ले सकते हैं। वहां के रेगुलर जो बैंक सबको जो प्रोवाइड करते हैं उनसे लोन लेना, वहां के डेवलपमेंट बैंक से लोन लेना, पूरे रिकॉर्ड्स बिल लेकर जाना कि देखो हमने माल बेचा, पैसे मिलने वाले, बिल डिस्काउंटिंग करना। इंटरनेशनल एजेंसीज है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे पैसे उठाना। तो सबसे छोटी कमर्शियल, उससे बड़ी डेवलपमेंट, उससे बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज, बिल डिस्काउंटिंग, इन सबसे पैसा उठाना। आइए नाउ, क्या क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं आपके इंटरनेशनल मार्केट में? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, बाहर के लोगों से पैसा उठाना, कम 3 साल के लिए बाहर के लोगों से लॉन्ग टर्म पैसा उठाना, 3-3 साल के लिए पैसा उठाना, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। यूरो बॉन्ड का मतलब बेटा हम पढ़ कर आए थे, यूरो बॉन्ड का मतलब हम पढ़ कर आए थे बेटा। हमारी करेंसी रुपी में है, लेकिन फिर भी जाके अगर हम लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, अलग अलग करेंसी में अगर हम लोग हमारे अगर हम लोग बॉन्ड इशू करते हैं, हो सकता है कि हम लोग उसी देश में उसका इन्वेस्टमेंट करें। जापान में जाके हमने पैसा रेज किया येन में, ताकि जापान में इन्वेस्ट कर सके, या कहीं और हम लोग यूज कर सके, ऐसा हो सकता है। यूरो बॉन्ड्स, ठीक है। देखो यूरो बॉन्ड हम लोग इंडिया में भी इशू कर रहे हैं, लेकिन एक सिंपल सी कंडीशन है यूरो बॉन्ड्स में, कहीं पर भी इशू करो, इंडिया में भी इशू करो आप, लेकिन करेंसी इंडिया की नहीं है, करेंसी येन है, करेंसी आपके ब्रिटिश पाउंड है, तो वो यूरो बॉन्ड है। आप एग्जैक्टली किसी कंट्री में जाकर उस कंट्री करेंसी उठाते हो, दैट इज फॉरेन बॉन्ड। तो आप जब इंडिया में कोई भी बॉन्ड इशू कर रहे हैं विच इज अदर देन रुपी, उसको यूरो बॉन्ड बोला जाएगा। और कहीं जाकर कर रहे हैं आप, दैट इज फॉरेन बॉन्ड। फुल्ली हेज्ड बॉन्ड, फुल्ली हेज्ड मतलब क्या? देखिए, आपने बाहर से पैसा उठाया है डॉलर में, आपको डॉलर पे करना है, अब आपको डर लग रहा है कहीं डॉलर का रेट बहुत ज्यादा ना हो जाए, तो आपको पता है कि कितने कब कब मुझे कितने कितने डॉलर पे करने हैं, 1 लाख डॉलर, 2 लाख डॉलर कब कब पे करने हैं। बैंक के पास गए और पहले ही हमने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सुनो अगले 12 महीने में ये टाइम पे इतने इतने हमको डॉलर लगने वाले हैं, अभी से रेट फिक्स कर लो, उसके जो चार्जेस है ले लो, दैट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। हमको रीपेमेंट के लिए डॉलर लगने वाला है, अभी से उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते फुल्ली हेज कर दिया। फॉरेन करेंसी पेमेंट थे, पूरी हेजिंग कर ली, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। मीडियम टर्म नोट्स, एमटीएन, ये क्या होता है दोस्तों? जो जैसे जो कंपनी ने बहुत रिसर्च करके बहुत अच्छे से एक ही प्रोस्पेक्टस सबमिट किया अथॉरिटी के पास में, एक ही प्रोस्पेक्टस सबमिट किया,
अब वही प्रोस्पेक्टस के बेसिस में, ठीक है, एक डिफाइंड पीरियड के लिए, कुछ सालों के लिए, 2-3 सालों के लिए आप कितने भी डिबेंचर्स बॉन्ड उसके अंदर इशू करिए, अलग-अलग पर्पस के लिए करिए, अलग-अलग करेंसी में करिए। उसको बोलते हैं मीडियम टर्म नोट। आपने एक ही डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर लिया और उसके अंदर आप छोटे-छोटे बहुत सारे बॉन्ड अलग-अलग टाइम के टेन्योर के आप इशू कर रहे हो। फ्लोटिंग रेट नोट हमने बोला, इंटरेस्ट रीसेट होता है पीरियोडिकली। कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, बहुत ही जो हाईली रेटेड एंटिटीज है कमर्शियल पेपर्स, अगर वो यूएसडी डिनोमिनेटेड है, यूएसडी में डिनोमिनेटेड है, तो यूरो कमर्शियल पेपर, कमर्शियल में यूरो कमर्शियल। फॉरेन करेंसी ऑप्शंस, ठीक है, सुनो, पहले से ही अगर हमको पता है फ्यूचर में फॉरेन करेंसी पे करना है, तो पहले ऑप्शंस मतलब आपको ऑप्शन टू बाय या सेल देते हैं। आपको $1 लाख पे करना है 1 महीने बाद। आपने बैंक से ऑप्शन खरीदा है, मतलब लगा तो बैंक से खरीदूंगा मैं, नहीं तो कहीं और से खरीद लूंगा। आज चल रहा है डॉलर का रेट ₹80, आपने बैंक के साथ में ऑप्शन साइन किया है, ऑप्शन टू बाय 95 में। उस दिन मार्केट में अगर ₹100 का रेट चल रहा है तो हम बैंक से खरीदेंगे, ऑप्शन है। उस दिन अगर रेट चल रहा है ₹90, कम चल रहा है, अरे यार हम तो यार डॉलर का रेट कम हो गया, ठीक है, तो हम बैंक से नहीं मार्केट से खरीदेंगे। ऑप्शन मतलब मेरे पास ऑप्शन है, राइट टू बाय है, खरीदू नहीं खरीदू। वैसे ही राइट टू सेल होता है, बेचू नहीं बेचू, फ्यूचर ऑप्शन बेटा कभी अगर आपने सुना होगा। देन फॉरेन करेंसी फ्यूचर, जो आपके स्टॉक एक्सचेंज में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंग सेलिंग जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फ्यूचर्स, ठीक है। फॉरेन यूरो बॉन्ड्स, वापस आपके यूरो बॉन्ड्स है जो दूसरे करेंसी में डिनोमिनेटेड है। यांकी बॉन्ड, बराबर, हर देश का अपना एक कल्चर होता है, तो कल्चर से यांकीज बहुत फेमस है यूएस में, तो वहां पे समुराई बहुत फेमस है, तो जापान। यूके में बुलडॉग, अपना मसाला, मसाला बॉन्ड। अलग अलग करेंसी में जो बॉन्ड इशू थे उनको उनके देश के हिसाब से नाम दिए गए। कन्वर्टेबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कन्वर्ट करने का। यूरो कन्वर्टेबल जीरो बॉन्ड, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, डीप डिस्काउंट बाद में ऑप्शन रहेगा। यूरो बॉन्ड विथ वारंट, ठीक है, आपका सस्ते रेट में। वारंट मतलब वापस एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको राइट देता है शेयर्स खरीदना सस्ते रेट में। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे स्कीम्स होते हैं, भाई वारंट भी मिलेगा, शेयर्स भी मिलेंगे, पैसा लगा। पैसा खास ईएसजी, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के लिए पैसा मिला, उसको ईएसजी। ईएसजी बहुत फेमस हो रहा है, भाई इको फ्रेंडली रहो, सोसाइटी का ख्याल रहो, गवर्नेंस अच्छा रखो। ग्रीन बॉन्ड्स, ये पैसा सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट में आएगा। सोशल बॉन्ड्स, ये सिर्फ सोशल कॉज के लिए जाएगा पैसा, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सिर्फ पोल्यूशन कम करना और ऐसे टारगेट वाली चीजों पे जाएगा। तो ईएसजी मतलब जो बॉन्ड्स ईएसजी का ख्याल रखते हैं, ठीक है। आइए बेटा, एडीआर जीडीआर हम जानते हैं, वी ऑलरेडी नो। अमेरिका में जाके लिस्टिंग करवाना एडीआर, कहीं और जाके करवाना जीडीआर, बाहर के लोग इंडिया में आके लिस्टिंग कराते हैं आईडीआर। तो वी हैव एडीआर, जीडीआर, यूएस बाकी जगह पे लिस्टेड, बाकी जगह पे, ठीक है। डॉलर्स, यूरोज किस में हो सकता है, अमेरिकन इन्वेस्टर, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये दोनों के फर्क है, एक अमेरिका में है और एक बाहर है। नए नए कंटेम्प्ररी, नए नए जो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग आ रहे हैं, क्राउड फंडिंग, इंटरनेट पे वेबसाइट बनाने का, पब्लिक एट लार्ज को अपील करने का, सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा दो, सब लोग 100-100 रुपए दो मेरे को। लार्ज नंबर ऑफ लोग छोटा छोटा पैसा देते हैं, उसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं। स्टार्टअप्स में, प्रोजेक्ट्स में ये बहुत बहुत ही बहुत फेमस है। अब इसकी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप क्राउड फंडिंग कर सकते हो, ठीक है। 3 तरह के लोग रहते हैं, एक जो पैसा उठा रहा है, क्राउड फंडिंग ले रहा है, एक मीडिएटर प्लेटफॉर्म जो वेबसाइट सपोर्ट दे रहा है, और इन्वेस्टर, ठीक है। क्राउड फंडिंग में हो सकता है सामने वालों को मतलब रीपे में प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद में पैसा रीपे हो जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है उनको बदले में इक्विटी शेयर्स में दे दे, तुमने क्राउड फंडिंग की, इक्विटी शेयर्स दे लो, ठीक है। तो क्राउड फंडिंग में हो सकता है सामने वालों को प्रोडक्ट्स मिल जाए,
तो क्राउड फंडिंग में सामने वालों को क्या मिलेगा, ठीक है, दैट कैन चेंज, दैट कैन बी इक्विटी, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी तो बदले में शेयर्स दे दिए उनको, क्राउड फंडिंग की सबको थोड़े थोड़े शेयर्स दे दिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है, सबको थोड़ा थोड़ा शेयर स्टेक मिलेगा, स्टार्टअप कैसे सबका, ठीक है, सबका इंटरेस्ट और जाएगा, सबके पास शेयर है, सब शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो फिर आपका क्राउड फंडिंग है, क्राउड फंडिंग मैंने बोला बदले में वो, बदले में उनको इक्विटी मिल सकता है, बदले में क्राउड फंडिंग में उनको दे में गेट गुड्स मिल सकते हैं उनको। क्राउड फंडिंग मतलब छोटे छोटे अमाउंट में बहुत से लोगों से पैसा उठाना, बदले में उनको क्या मिलने वाला, इट कैन कीप ऑन चेंजिंग। पीयर टू पीयर लेंडिंग, जब एक बंदा दूसरे बंदे को पैसा देता है उसको पीयर टू पीयर लेंडिंग बोलते हैं। आजकल ऐसी वेबसाइट्स आ गई है, आपको पैसा लगाना है, आपकी डिटेल्स, जिसको पैसा चाहिए उसकी डिटेल्स, जिसको पैसा चाहिए उसका एनालिसिस करती है और आपको बताती है कि आपने पीयर टू पीयर लेंडिंग करना चाहिए कि नहीं करना। फायदेमंद हो सकता है। बैंक क्या करता है, पैसा उठाता है, डिपॉजिट पे 6% देता है, लोन पे लेता है 15%, सपोज 9% बीच में बैंक खा जा रहा है। पीयर टू पीयर वन टू वन लेंडिंग में ये बैंक कुछ नहीं खाता, इन्वेस्ट करने वाले को भी मजा आता है, जिसको पैसे मिले उसको भी मजा आता है। पीयर टू पीयर लेंडिंग, ठीक है। स्टार्टअप फंडिंग हम लोग जानते हैं, जो नए नए वाले कंपनीज है, अभी तक खुद को प्रूव नहीं किया, ग्रोथ नहीं है उनके पास में, एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी फंडिंग आजकल होती है। डोनेशन फेस क्राउड फंडिंग मतलब पैसा दे दिया भाई, पैसा दे दिया है और रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए हमको, उसको बोलते हैं डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। समुराय बॉन्ड, अगर जापानीज येन में बॉन्ड इशू हो रहा है तो वो समुराय बॉन्ड होंगे, इशू किया थे टोक्यो में, जापानीज रेगुलेटरी अथॉरिटीज लेगी, जापानीज कंपनीज रहेंगे, ठीक है। सब कुछ जो जापान पूरी तरीके से हैंडल करेगा चीजों को, तो वो आपका जापानीज बॉन्ड है, वो समुराय बॉन्ड है। हो सकता है जो पैसा है वो जापान के अंदर ही पैसा रेस किया, जापान में यूज कर रहे हो, ठीक है। कैन बी यूज टू फंड टू कंपनीज लोकल अपॉर्चुनिटीज जापान में ही, या फिर एज आई सेड पैसा रेस किया है, जो येन में यूज किया वहीं पे, या फिर कहीं और भी यूज कर सकते हैं, इंडिया में भी यूज कर सकते हैं। बुलडॉग सेम, आपका ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपका ये बॉन्ड इशू हो रहा है लंदन में, वहां की अथॉरिटीज को कर रहा है गवर्न, यूके में यूज करना है यूके में कर लो, लोकल में करना है यूज तो लोकल में कर लो पैसे को। सेबी रेगुलेशंस है भाई, आप बिल्कुल फ्री, आपके रिजर्व्स आप पढ़ते हो अकाउंट्स में, रिजर्व से आप फ्री रिजर्व से आप बांट सकते हो बोनस शेयर्स, ठीक है। पहले शर्त है कि सारे शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए, फुल्ली पेड होने चाहिए आपके, फिर फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू होने चाहिए, कुछ आउटस्टैंडिंग पेमेंट नहीं होना चाहिए, डिसीजन के बाद 6 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए बोनस इशू। वर्चुअल बैंकिंग मतलब आराम से बैठे बैठे कहीं की भी बैंकिंग करना, उसको हम लोग वर्चुअल बैंकिंग बोलते हैं। आप ऑनलाइन कैमरे के थ्रू उनको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप एक में एक से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कहीं पे भी अपने घर में बैठकर कहीं पे भी किसी भी ब्रांच में जाके बातचीत करना, चीज़ों को समझना और ट्रांजैक्शन करना, उसको बोलते हैं वर्चुअल बैंकिंग। बहुत फास्ट हो रही है चीज़, फास्ट होती है चीज़ें क्योंकि ट्रैवलिंग इन्वॉल्व नहीं है, कॉस्ट सेविंग है और ज़्यादा अच्छे से सर्विसेज दे सकते हैं और ले सकते हैं, दैट इज़ वर्चुअल बैंकिंग। दोस्तों ये जितना बताया मैंने, जितना मैंने बताया बेटा, ये 2 चैप्टर से आपके थ्योरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इतना अच्छे से कर लो, जहाँ-जहाँ पे आई लिखा हुआ है, मोटा-मोटी क्या होता है समझ लो, मोर देन इनफ बेटा।